बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ होते हैं साइम खान। हम दोनों सुबह सवेरे आ जाते हैं और बड़ा इंतजार था इस मैच का जो कल हुआ, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। क्रिकेट से आ रहे हैं। क्रिकेट चलें, फिर आप सोलो कर लें। मैं क्यों? Why? नहीं, मेरे अंदर सकत नहीं है मजीद जो कल बैट बॉल खेली गई है उस पर बात करने की। ओहो, आप करें। सभी दिल बर्दाश्ता हैं, सभी दिल बर्दाश्ता हैं। और हमें वैसे मुझे होप, मैं आपको बता दूं, मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, बट स्टिल कहते हैं ना T20 है, सो T20 में कुछ भी हो सकता है। अब मैच का आगाज़ क्या हुआ? मैच का आगाज़ जब होता है तो पता चलता है जी पाकिस्तान ने टॉस जीत ली। बड़ी खुशी होती है, टॉस जीत ली। अब टॉस के बाद आपने डिसीजन लेना होता है पिच को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए। लेकिन हमारी टीम, क्योंकि उनको लगता है जी कि वो चेज़ अच्छा नहीं कर सकते, ये उनका एक साइकोलॉजिकल बैरियर है जिसे हालांकि कई बार वो ब्रेक भी कर चुके हैं। कई बार पाकिस्तानी टीम ने चेज़ करके भी बड़े अच्छी तरह लेकिन उन्होंने बैटिंग का फैसला किया। और जब हमारी बैटिंग शुरू हुई तो कहते हैं ना बड़ा मुकाबला। हम तो सोच रहे थे ये यंगस्टर के लिए, वो कहते हैं ना सालों इंतज़ार करते हैं इस मौके का, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का टाकरा कभी कभी होता है। वैसे तो इंडिया खेलना भी नहीं चाहता, आपको पता है भारतीय मीडिया किस तरीके से बॉयकॉट की मुहिम चलाया हुआ था। लेकिन हुआ क्या हुआ ये कि पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 127 रन बनाए। और जो हमारे बैटर्स थे वो आगाज से ही सहमे नजर आए। वो जो साइम बात कर रहे हैं ना कि पहली जब 2 विकेटें गिर गई उसके बाद मैंने कहा मैच नहीं देख रही, फिर भी मैंने मैच देखना शुरू किया साइम। लेकिन तीसरी विकेट के बाद मेरी, मैं कहता हूँ आपकी हिम्मत को और आपके हौसले को सलाम है कि आपने पहली दो विकेट्स गिरने के बाद भी आपने मैच देखा है और कंटिन्यू किया आपने। 70% आवाम ने अपने फोन छोड़ दिए थे, स्टोरीज अपलोड कर दी थी कि बस जी अल्लाह हाफिज, गुड नाइट। मोहम्मद नवाज, हसन नवाज ये भी नाकाम रहा। अच्छा, साहबजादा फरहान जब आए तो जरा उम्मीदें बढ़ी कि आज ये अपनी कहते हैं ना मैच विनिंग इनिंग खेलेंगे। उन्होंने 40 रन बनाए, जिस इस 40 रन में ये सबसे हाईएस्ट स्कोर है जो किसी पाकिस्तानी बैटर ने कल के मैच में किया। फिर शाहीन आफरीदी, आप सोचें कि वो बॉलर हैं लेकिन उन्होंने आखिरी लम्हात में आकर 4 छक्कों की मदद से वो जो एक बहुत ही हमारा एम्बैरेसिंग किस्म का स्कोर था उसको बेहतर किया और 16 बॉल्स पर उन्होंने 33 रन बनाए। अच्छा, और फिर एक हमारी पाकिस्तानी टीम को, खासतौर पर बैटर्स को, एक पुरानी क्रॉनिक बीमारी है डॉट बॉल्स की। पाकिस्तानी बैटर्स अपनी पुरानी बीमारी से निकल नहीं पाए। हमने यहाँ पर भी देखा। आप सोचें कि पूरे मैच में 63 बॉल्स पर इन्होंने कोई रन नहीं बनाया, 63 बॉल्स डॉट गई। साहिबजादा फरहान ने 21, कप्तान सलमान ने 9, फ़हीम अशरफ ने 7, फ़खर जमान ने 6 डॉट बॉल्स खेली। अच्छा, अब अगर हम भारत की बात करें, अब आप देखें भारत के कुलदीप यादव ने 3, अक्षर पटेल और बुमराह ने 2-2 शिकार की। भारत अपनी गंदी सियासत और छोटे अतकंडों और ओछे अतकंडों से बाज नहीं आया। और वही जो भारत की पुरानी आदत है खेल को पोलिटिसाइज करने की, वो हमने देखा कि जब मैच ख़त्म हुआ उसके बाद एक मैच का प्रोटोकॉल कह ले, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है कि खिलाड़ी आपस में मिलते हैं, हैंडशेक करते हैं। भारतीय टीम ने वो नहीं किया और जाके घुस के बैठ गए अपने ड्रेसिंग रूम के अंदर और ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा भी बंद कर दिया। और फिर हमने देखा कि टॉस के मौका पर भी भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया। और इसी तरह मैच के ख़त्म पर भी जैसे आपको बताया कि पाक भारत खिलाड़ियों ने हैंडशेक नहीं किया। और एशिया कप की तकरीब रोनुमाई पर भारतीय कप्तान सलमान आगा ने मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया था, आपको याद होगा। तो कितना वावेला मचाया था गोदी मीडिया ने उस टाइम पर। अच्छा, वैसे गोदी मीडिया भी ना एक अलग ही चिक 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 में शुरू हुआ था। और अर्नब गोस्वामी ने तो खैर जिस तरीके से गले फाड़ के ब्रॉडकास्टर्स को, स्पॉन्सर्स को चीखे मार के पुकारा, लेकिन फायदा कोई नहीं हुआ। चीखों पुकार का नतीजा क्या निकला? तमाशाई तो आए हुए थे स्टेडियम में। यानी कि भारत का जो इंतहा पसंद मीडिया है उसकी नफरत और जो सियासत है वो किसी काम ना आई। और जहरीली ट्रांसमिशन, मतलब मैं इसे जहरीली ही बोलूँगी, ये जो जहरीली ट्रांसमिशन होती है ना इंडिया से, तमाशाइयों को स्टेडियम में आने से नहीं रोक सकी। वो तो बॉयकॉट की बात कर रहे थे, वो तो सचिन तेंदुलकर बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम लेके उन्हें सुना रहे थे कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी है, आप क्यों नहीं बोलते हैं। तो जरा सुनते हैं उनका मीडिया, थोड़ी देर बर्दाश्त कर ले माजरत के साथ। पूरा स्टेडियम आपको ग्रीन और ब्लू में नजर आ रहा था। 85% से भी ज्यादा सीट्स फुल थी। और एंड में जब शाहिद साहब तो खैर दुबई में थे, तो जब 3-4 बजे उनसे बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि ऑलमोस्ट 98% टिकट्स जो है वो फरोख्त हो चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा, चलें जी इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है शाहिद हाशमी, नुमाइंदा खेल और पाकिस्तान के मायनाज क्रिकेटर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब।
तौसीफ साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ठीक है हमारी टीम जो है उस पोजीशन में नहीं थी, सबको पता था कमज़ोर टीम है, भारत की टीम की एक अच्छी पोजीशन थी, बट स्टिल आप फाइट जो है वो करते हैं, यू पुट अप अ फाइट, खेल के हारते हैं, स्कोर एक ऐसा बनाते हैं। जब आपने खुद चूज़ किया हो कि हम बैटिंग करेंगे आफ्टर टॉस, तो ये क्या सिलसिला हुआ? हमारे ओपनर्स और बैटर्स ने कल क्या किया तौसीफ साहब? जी शुक्रिया। देखें, एक तो पहली बात ये, अभी जितना आपने 5, 7, 8 मिनट की जो बातें की हैं सारा, ये तो सबको अंडरस्टैंड करना चाहिए, हम पब्लिक को भी हमारी और प्लेयर्स को भी, कि जब ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि इनका इवेंट है ये और जाहिर है खेल रहे हैं, बट इन्होंने तो सोचा हुआ है कि हम कोई गंद मचानी है, तो वो अपना भी ख्याल नहीं कर रहा है और वो चाह रहे हैं बस डैमेज करें। तो ये हमारे जहन में पहले से है, मेरे तो जहन में है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके बात तक। अगर नहीं मिलाया, हाथ नहीं मिलाया, अगर मिला लिया उन्होंने, जाहिर है अंडर प्रेशर तो उनके सारे प्लेयर हैं ना, और मीडिया उनका जो है वो किसी को भी नहीं बख्शा, पुराने प्लेयरों को भी नहीं बख्शा। एक जो टीम जीतती है वो उस टीम से जरूर उनको जाके अप्रिशिएट एटलीस्ट करती है जो हार गए होते हैं। ये आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कह रहे हैं या आप बड़ेपन का मुजाहरा कर रहे हैं, वो हमें नहीं नजर आता इनकी टीम में। ये वो बड़ेपन तो है ही नहीं ना, बड़ापन कहाँ से हो गया? बड़ापन उनका वहीं खत्म हो गया जब इन पे चोटें लगी हैं इतनी जोर जोर से। और मैंने तो ये भी कहा था कि भाई ये खेल है, हम सभी कह रहे हैं ये खेल है। ये राफेल आपके जो गिराए हैं, हमारे इन बच्चों ने, प्लेयरों ने नहीं गिराए, ये तो हमारे जवानों ने गिराए। आप किस चक्करों में हो? और अगर आपको इतनी तकलीफ हुई है तो ना आओ खेलने भैया, नहीं बाइक आउट कर जाओ। तो तौसीफ भाई, मतलब ये बात तो तय हो गई कि हम विकेट से अच्छी राफेल्स गिरा लेते हैं। बिल्कुल गिरा लेते हैं, और नहीं उनको क्या खुन्नस है मुझे समझ नहीं आ रही। और दूसरी बात ये है कि यार पूरी दुनिया देख रही है। बता रहे थे शाहिद भाई, कल मैं सुन रहा था कि एंड तक नहीं पता चल रहा कि खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, वो वाली बात चल रही थी। बट आई थिंक, मुझे तो था कि ये इतना भी नहीं गिरेंगे, इससे ज्यादा गिर ही नहीं सकते जितना इस वक्त गिर गए। जो बाद में जो है कप्तान ने उनके जो आन के उसमें बात की है, उससे बढ़ के तो कोई चीज हो नहीं सकती। इसकी तो एक्शन लेना चाहिए। ये एशियन जो टीम है, इनको क्या प्रॉब्लम है? ये बात करें ना। नकवी साहब ने सबको बुला के बिठाया था, आप एशिया में खेल रहे हैं, एशिया वाले आप बताओ कि इन्होंने, इनके कप्तान ने जो आन के बात की या इससे पहले जो कुछ हो रहा था, आप क्या उसको अच्छा समझते हो? आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया। इतना बड़ा मुल्क आप अपने आप को समझते हो? मैं समझता हूँ सबसे घटिया हरकत आपकी ये थी कि आपने, मुझे याद है उन्होंने फलस्तीन की हिमायत कर दी थी, तो उनको बैन करने की कोशिश की, उन्हें फाइन किया गया। यहाँ पर आकर आप सूर्या कुमार यादव पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं, उस पे मुझे हैरत है कोई नोटिस नहीं हुआ जी। और अब आ जाइए आप खेल पे। ठीक है, वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, जाहिर हमारे भी यहाँ के लोग गए में जो भी है वो रिपोर्ट दे रहे हैं, सारा कुछ है। बताया गया ये फ्रेश पिच है, शायद भाई नहीं, कल मैंने देखा, बताया फ्रेश पिच है, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है जी, सब कुछ है। वहाँ पर उनके जो एक पिच रिपोर्ट जो दे रहे थे, उन्होंने कहा कि जी यहाँ तो बहुत टर्न होगा और यहाँ पे बाद में मुश्किल हो जाएगी। तो क्या आप उसकी बातें सुन रहे थे? मुझे तो समझ नहीं आ रही। आप वो चाहते ही थे कि हमें पहले फील्डिंग करेंगे। वो आपने देखा, एक छोटी सी टीम के खिलाफ उन्होंने फील्डिंग की थी और उनका मेन स्ट्रेंथ जो है वो चेस करना है। तो मुझे हैरत है कि आप चलें, आपने कर भी लिया। अगर कर लिया तो फिर उस तरह तो आपने खेला नहीं। अभी आपने खुद बताया 50 से 60 आपने डॉट बॉल्स खेली, और जिस तरह की क्रिकेट आप खेल रहे थे, ये हम अपनी टीम के बारे में ही बात कर सकते हैं। बाकी चीजें तो जो हुई हैं वो तो है ही, बहुत वर्स्ट हुई हैं। लेकिन आप किस तरह की खेल रहे हैं? आप समझ से बाहर है। एक नीचे का प्लेयर जाके आपको 30 से 40 रन देता है, उसमें सुफियान के भी 10-12 रन, 2 चौके उन्होंने मारे थे, और फिर शाहीन ने किए। तो आप लोग क्या कर रहे हो यार? मेरी तो हैरत है। देखिए, ये इससे पहले उन टीमों से खेलते रहे हैं। मैं कह रहा था ना आपको एक प्रोग्राम में कि आज अच्छा कहेंगे, कल थोड़ा सा इन पर नाराज होंगे, तो वो सिलसिला चल रहा है। इससे पहले आप जितने मैचेस खेले हैं ना, आप छोटी टीमों से खेलें और बड़ी टीमों से आप हारते रहें, चाहे वो साउथ अफ्रीका चले जाएं, आप और कई जगहों पे चले जाएं। तो आप उसको समझ रहे थे कि शायद आपकी
जो है वो बैकअप पूरा हम तैयार हैं इसके लिए। नहीं, आप तैयार नहीं थे। आप 9वें और 10वें नंबर की टीम से खेल रहे थे और हमने आपको देखा कि आप किस तरह की, मैं पहले देखें छोटी छोटी चीज़ों को नहीं पता नहीं है एहसन करना क्या चाह रहे हैं, एहसन का प्रॉब्लम क्या है। वो ये कहते हैं कि यार मुझे, उसे खुद, वो चालाक आदमी है, वो कहता है मुझे पता है कि इन्होंने जो है ना इतना नहीं करना ऊपर कुछ भी, मैं ऐसे ऑलराउंडर खिला दूं कि नीचे जाके 10-10, 20-20 अगर वो कर देते हैं मेरा स्कोर 140-50 हो जाता है। वो किसी एक को नहीं देख रहा, वो उसको सच पूछे तो साइम पे भी नहीं है, उसको और लोगों पे भी कोई उम्मीद नहीं नजर आती। तो ये उस तरह की कर रहे हैं, बट मैं समझता हूँ वर्स्ट डिसीजन। और अगर वो बात नहीं कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा है तो नहीं करें यार, बात हमें क्या लेना देना। अब तौसीफ भाई, शाहिद भाई हमारे साथ मौजूद थे, उनसे भी जान लेते हैं, कल स्टेडियम में भी मौजूद थे। शाहिद भाई ज़रा बताइएगा, कल ये जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने बैट बॉल खेली है, आप तो ग्राउंड में मौजूद थे, क्या तासुरात देख रहे थे इनके चेहरों पर? बहुत घबराए हुए थे, बहुत डरे हुए थे। इंटरनेशनल कोचेस हमने रखे हुए हैं, हमें कोई एक काम की एक अच्छी शॉट आप मुझे बता रहे जो कल के मैच में इन्होंने खेली हो। शॉट सिलेक्शन नाकाम, क्रॉस बैट ये लोग खेल रहे थे, 63 डॉट बॉल्स इन्होंने खेली हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कोच ने बड़े आराम से एक जुमले में सारा सम अप कर दिया। उसने कहा कि वी वर बैटिंग इन अ फ्रेंजी। वी वर बैटिंग इन अ फ्रेंजी का मतलब है हम बिल्कुल मुंजमद हो गए थे, बिल्कुल डरे हुए भी थे कह सकते हैं, और हमने उनके स्पिनर्स को उनके हाथ से पिक नहीं किया। तौसीफ भाई आपको बताएंगे, वो खुद बड़े स्पिनर रहे हैं। स्पिनर को आप उसके हाथ से पकड़ते हैं कि उसका हाथ कहाँ जा रहा है, किस तरह की बॉल होगी। और ये सवाल अफगानिस्तान की मैच के बाद भी हुआ था, लेकिन हैसन ने उस वक्त भी नहीं माना, कल भी उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं, हम बिल्कुल पिक कर रहे हैं। आपने कुलदीप यादव को, वरुण चक्रवर्ती को, अक्षर पटेल को बिल्कुल भी पिक नहीं किया। 4 उनके स्पिनर ने बॉलिंग कराई। अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 1 ओवर कराया। 13 ओवर में उन्होंने 65 रन देके 6 विकेटें हासिल की। फिर आप कहाँ से पिक कर रहे हो? आप पिक ही नहीं कर रहे। और वाकई इस फ्रेश पिच पर आप अव्वल तो पहले ये सोचते हैं कि यार मैं टॉस हार ही जाऊं, अच्छा है, ताकि मुझे फैसला ना करना पड़े, मेरे ऊपर फैसला इम्पोज हो जाए। जब पाकिस्तान ने बैटिंग करने की बात की तो सबको हैरानी हुई थी, इसलिए कि पाकिस्तान और इंडिया के आखिरी 8 जो T20 हुए उसमें 7 उस टीम ने मैच जीते हैं जिसने चेस किया है। वो एक मैच था न्यूयॉर्क में जिसमें हम चेस करने गए और हम 120 रन भी नहीं बना सके। तो या तो आप एक डिसीजन लेते हैं राइट और रॉन्ग, और फिर उसे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का कॉल है, आई टेक अ डिसीजन एंड देन मेक इट राइट। आपने मेक इट राइट भी नहीं किया, इतनी बुरी बैटिंग की। एक सिर्फ साहबजादा फरहान ने थोड़ा जमकर बैटिंग की, शाहीन शाह अफरीदी ने थोड़ी जमकर बैटिंग की, अदरवाइज तो सारे प्लेयर बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मुंजमद हो गए, जैसे डरे डरे खेल रहे हैं। और साहबजादा फरहान ने बुमराह जैसे बॉलर को 2 छक्के लगाए। ये T20 इंटरनेशनल में सिर्फ 6 ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने एक मैच में बुमराह को 2 छक्के लगाए, और ये पहला मौका था कि 13 इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेले हैं बुमराह, और ये पहली बार किसी पाकिस्तानी ने उनको छक्के मारे। तो इस तरह और भी बैटिंग कर सकते थे। सुफियान ने भी अच्छी बैटिंग की, तो ऐसा नहीं है कि ये बैटिंग के लिए बहुत ही मुश्किल पेश थी या भारतीय स्पिनर अनप्लेएबल थे। मुझे बताएं, साइम अयूब की हम बात करें, हम बड़ा उन पर रिलाय करते हैं। जिस तरीके से जब उनको इंजरी भी हुई थी सब परेशान हो गए थे कि क्या ये ठीक हो जाएंगे, ये एशिया कप भी आना है और बीच में एक और टूर्नामेंट भी था। आप मुझे बताएं उनके पिछले 4-5 मैचेस उठाकर देखें क्या उन्होंने स्कोर किया है। फिर आप हमारे जो बैटर हैं वो बॉलिंग कर रहे हैं, वो विकेटें ले रहे हैं। शाहीन आफरीदी जो कि बॉलर हैं वो बैटिंग कर रहे हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा जिसका जो काम है वो क्यों नहीं कर रहा। इट्स गुड कि शाहीन आफरीदी ने आकर आखिर में स्कोर को बहुत मुनासिब सा कर दिया एक तरीके से, लेकिन ये मुझे स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही पाकिस्तानी टीम की। बिल्कुल है, सही है। बॉलर बैट्समैन बन रहे हैं, बैट्समैन बॉलर बन रहे हैं। और माइक हैसन ने बड़ा, मुझे शौक लगा, उन्होंने कहा नहीं हमें बड़े नए बॉलर्स मिल रहे हैं। अब साइम अयूब अगर नए बॉलर है तो फिर इसका मतलब उनका बैटिंग नंबर चेंज कर दें। साइम की बड़ी प्रॉपर ग्रूमिंग की ज़रूरत है। पिछले मैच में भी वो पहली गेंद पर आउट हुए, इस मैच में भी एक बहुत ही मतलब इनोक्यूअस सी, बड़ी बेजरर सी गेंद थी जिसको उन्होंने सीधा फील्डर के हाथों में खेल दिया। साइम अच्छे टैलेंटेड प्लेयर हैं, उनकी प्रॉपर ग्रूमिंग की ज़रूरत है। उस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उनसे सवाल पूछे, वो अजीब अजीब अंदाज से उन सवालों के जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा जून में जो न्यूयॉर्क में मैच हुआ था मुझे याद नहीं, बहुत पुरानी बात हो गई। अगर 8-10 महीने साल भर वाली बात पुरानी हो गई तो इसका मतलब है कि फिर उनको अकल समझ की बहुत ज़रूरत है, प्रॉपर उनकी ग्रूमिंग की ज़रूरत है, खेल में भी और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए उस वक्त बोलने की भी। ठीक है, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उनका असल काम
बैटिंग करना है। वही वाली बात हो गई कि चौकीदार ने कहा कि मुझे रात ख्वाब में आया था कि डाका पड़ेगा, तो मालिक ने उसे निकाल दिया कि तू सो क्यों रहा था जब भी तुझे ख्वाब आया। तो अब ये तो बैटिंग वाला जो है अगर बॉलिंग करने लगे और सिर्फ बॉलिंग करने लगे तो फिर वो उस प्लेयर को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अच्छा तौसीफ भाई, आप एक बात बताइएगा, अगर हम शाहीन के 33 रन निकाल दें तो पीछे आपकी जो पूरी टीम है, आपके पूरी बैटिंग लाइन जो है वो 94, 95, 96 पे खड़ी है गालिबन, और इसी तरह अगर आप साइम की 3 विकेटें निकाल दें तो पीछे पूरी आपकी बॉलिंग लाइन कहाँ पे खड़ी है। ये शॉट सिलेक्शन से लेकर, प्लानिंग से लेकर, स्ट्रेटजी से लेकर ये हुआ, मतलब मैं हैरान हूँ कि फिर आप मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा कि ये हुआ क्या है कल। देखिए, 2 लफ्ज स्ट्रेटजी और प्लानिंग वो कहीं नहीं है। इसलिए कि आपने पहले डिसीजन एक टीम को वो आप काम दे रहे हैं जो वो चाहती है। वो तो आप देखें, वो छोटी टीम के खिलाफ भी उन्होंने जो है वो पहले बॉलिंग कर ली थी अभी जो राउंड के मैच में। हमने छोटी टीम के खिलाफ, छोटी कहूंगा ना, ओमान की टीम है, आप इतनी मुश्किल से 160 रन कर सके, आपको 200 प्लस करना चाहिए था। मैं तो हमेशा कहता हूं, और हमारे बड़ों ने भी ये कहा है कि यार अगर इस टाइप की कोई टीम आए उसको दिखाओ कि हम कौन हैं और हम किस तरह खेलते हैं। पता होना चाहिए कि हमारा एक ऐसा वो है दुनिया क्रिकेट में कि आप हमारे पास किधर आ रहे हो हमारे पास, ठीक है, क्रिकेट में सॉरी होता है, लेकिन जिस तरह की आपकी प्लानिंग, ये बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली बात है कि मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, मुझे बॉलर मिल, मुझे ये हो गया, मुझे हो गया। एक फास्ट बॉलर रऊफ बनता था यार, सीधा सीधा बनता था एक फास्ट बॉलर, आप बिठा देते किसी को, ठीक है, फरहान को आपने बिठा देते, किसी और को एक को बिठा देते, फ़हीम को बिठा देते। फ़हीम का क्या यूज़ किया आपने, बताइए, अब तक आप फ़हीम का क्या यूज़ कर रहे हैं। उस वक्त भी, पिछले मैच में भी, जब क्या सलमान अली आगा को नहीं आना चाहिए था, खैर फुल टॉस पे आउट हो गए वो, उस वक्त भेजना चाहिए था फ़हीम को, 200 के करीब रन था, वहां बड़ी हिट है। फिर दूसरी बात, मैं पहले भी एक बात कह चुका हूँ, ये 65-70 की जो बाउंड्रीज पे क्रिकेट खेलते रहे हैं और ये मारते थे, चाहे पिछले जो हमारा ट्रायंगुलर हुआ है इन्होंने 44 सिक्सेस मारे। और अभी मुझे 100% था, पहले भी आपके भी प्रोग्राम में और जगह मैं कह चुका कि भाई ये बाउंड्री 70 नहीं है, ये और बड़ी बड़ी बाउंड्रियां हैं, इसमें आप मारोगे तो अब देखें ना, आज हारिस ने एक हमारे यहाँ मारा, फिर अभी फरहान ने मारा, उनके प्लेयरों ने देखे मारा किस तरह। उन्होंने पहले ही आके अभिषेक ने जो अटैक हमारे मेन बॉलर पे कर दिया, वो निकल के उसने पहले ही या दूसरा बॉल उसने उठा के खेला, और मतलब वो एक प्लानिंग के उससे आए थे, ठीक है, वो एक्सपीरियंस में भी हो गया, उनके भी 6 प्लेयर नए थे, अपनी जगह था, हाँ। लेकिन उन्होंने एक प्लान बना के रखा था कि हम इनके साथ ये करना है, इनके साथ ये करना। आप कुलदीप जैसे को मेन बॉलर को विकेटें दे रहे हो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिंगल की 63 बॉल्स की आप बात करना, ये वही नतीजा है। आप डॉट डॉट डॉट, अरे उसको सिंगल निकाल लो, चलो ठीक है भाई, मेंटेन खेल लो उसको, मेन बॉलर पे तो चांस मत लो ना, वो देंगे रन। फिर मजे की बात देखें, उनकी प्लानिंग से आप अंदाजा लगा लें, उनके फास्ट बॉलर, जब फास्ट बॉलर ऊपर से 1-2 विकेट ले लेते हैं ना, नीचे वालों के लिए बहुत आसानी हो जाती है। बुमराह ने भी विकेट ले ली, आगे से दूसरे पेसर ने भी एक, पांड्या ने भी एक विकेट ले ली, आपके 2 विकेटें तो वहां उन्होंने ली। उसके बाद उनको ठीक है मार पड़ी, अपनी जगह है, लेकिन उनको एक प्लान नजर आ रहा था कि हाँ भाई ये है, और फिर आपने सीधी बात है उनके हाथ में कह दिया, लो भाई ये तुम ऐसा कर लो, तुम तो ये चाहते जाएं, और जबकि उनका मीडिया शोर मचा रहा था बॉयकॉट करें। शाहिद साहब, एक चीज़ मुझे बताइएगा, यहाँ पर प्लानिंग की बात हो रही है, पहली बात तो ये कि डिसीजन टॉस से लेके उसके बाद जो हमारी बैटिंग लाइन थी पूरी नाकाम हुई, उसके बाद हमारे बॉलर्स भी नहीं चले। सारी सूरत हाल में किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? अब बातें ही हो रही हैं, जनाब रिजवान नहीं था, बाबर नहीं था, जब बाबर हो तो रिजवान होते हैं, मैच हारते हैं तब भी हम यही बातें कर रहे होते हैं। असल में मसला हमारा है क्या शाहिद साहब? मसला हमारा ये कि हमारी क्रिकेट बहुत पीछे है, स्टैंडर्ड में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क था। उनकी टीम दुनिया की टॉप टीम है, वर्ल्ड चैंपियन है, एशिया कप की टाइटल होल्डर है, बहुत डिफरेंस है। उनके प्लेयरों ने जिस तरह निकल के शॉट मारे, हमारे प्लेयर तो बिल्कुल फ्रेंजीड, जिस तरह उस कोच ने कहा फ्रेंजीड ही थे और बिल्कुल मुंजमद थे। हमारे प्लेयरों में वो टैलेंट, वो स्किल सेट ही नहीं नजर आया, स्पेशली स्पिनर्स के खिलाफ। अब आप देख लें, साइम अयूब को देख लें या हसन नवाज जो इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे थे छोटी टीमों के खिलाफ। सॉरी आपके बात काट रहा हूँ,
शाहिद भाई थोड़ी बात काट रहा हूं आपके, वो कोच ही इतना मुंजमद हो गया था, उसको लग रहा था कि किसी उसमें बिठा दिया है, मूर्ति बन के बैठा रहता है। उसकी हालत तो आप देखें, जिस वक्त वो उसके ऊपर कैमरा आता है तो लगता ही कहीं नहीं। चलो हमारे पास पहले जो कोच एक था वो तो परेशान होता था, अंदर जा रहा है कभी बाहर आ रहा है, ये बैठा है, इसकी शक्ल पे जो है पता चलता है कि 12 बज रहे हैं इसकी शक्ल पे। नहीं, ये उसका स्टाइल है, न्यूजीलैंडर इसी तरह के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, नहीं इतना ज्यादा हमारे वालों को चिल थे। शाहिद भाई, तौसीफ भाई, ये लोग सब चिल थे और जो प्लेयर्स थे उनकी शक्ल पर डर खौफ नजर आ रहा था। इंडियंस जब बैटिंग करने आए नपे तुले पक्के शॉट्स खेल रहे थे, ये जब आए इनके डरे हुए थे और जल्दबाजी में शॉट्स मार रहे थे। बिल्कुल जल्दबाजी में शॉट मारे, और हमारे प्लेयर जिस तरह मैं कह रहा था, हसन नवाज इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे थे पिछले मैचों में, वो स्पिनर्स के खिलाफ बड़ा बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। उन्हें जब इंडिया को थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी, जब हमारे स्पिनर आए तो उन्होंने आराम से सुकून से सिंगल लिए, और हमारे कप्तान ने इतनी पीछे फील्ड ले रखी थी जैसे हमारे पास शायद 240-250 रन है। हम बाउंड्री रोकना चाहते हैं, बाउंड्री नहीं रोकना चाहते हैं। आपको थोड़े से प्लेयर, थोड़े से फील्डर सर्कल में लेके उनकी सिंगल भी रोकनी होती है। उन्होंने आराम से सुकून से सिंगल लिए, और जहां तिलक वर्मा को बुरी बॉल मिलती थी उसने चौका लगाया, छक्का लगाया। तो आपकी कप्तानी भी, आपकी फील्ड प्लेसिंग भी इतनी अच्छी नहीं थी, और ओवरऑल आप इतना बुरा गेम खेले और आपका टीम का डिफरेंस इतना नजर आया दोनों टीमों में, तो उसके बाद नतीजा यही निकला। बिल्कुल। और हमारे साथ इस वक्त एंकर पर्सन नजीबुल हसनैन भी मौजूद हैं, जरा उनसे भी जान लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। नजीब, आपसे सबसे पहले तो जाहिर है सबके दिल दुखे हुए हैं, और उम्मीद वैसे इतनी थी नहीं, बट स्टिल T20 कुछ भी हो सकता है। लेकिन टॉस जीतकर बैटिंग का जो फैसला है वो हमें महंगा पड़ा, या हम ये समझे कि बैटर्स के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। बॉलिंग की बात मैं बाद में करूंगी, असल जो आप समझे कि मेन रीज़न क्या है इस सारे मैच में जो गलतियां हमसे हुई हैं। ऑब्वियसली काफ़ी डिसअपॉइंटिंग गेम रहा। किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन हमें ये था कि पाकिस्तान की ये टीम लड़ेगी, मुकाबला करेगी, इतनी बुरी तरह ना हारे। एक वन साइडेड मुकाबला हुआ, और जहाँ तक टॉस की बात है, डेफिनेटली इनको को टॉस जीत के पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि शुरू में ही नज़र आ रहा था कि यहाँ पे ड्यू पड़ेगी, जिसका ये बिल्कुल फ़ायदा नहीं उठा पाए। और साथ साथ जहाँ आप कहें कि टॉस जीत कर इन्होंने बैटिंग की, तो बैटिंग बुरी भी बहुत की। शॉट सिलेक्शन बहुत ख़राब थी, गेम अवेयरनेस किसी के पास नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट में देख के बहुत तकलीफ़ होती है कि हम कितनी बुरी तरह स्ट्रगल कर रहे थे। बार बार हम यही कह रहे थे पाकिस्तान के पास एक ही चांस है कि ऑल आउट जाए। सारा प्रेशर इंडिया के ऊपर होना चाहिए, बिकॉज दे आर द फेवरेट्स, दे आर द नंबर 1 टीम, दे आर द डिफेंडिंग T20 चैम्पियन। तो उनको सोचना है, हमको थोड़ी सोचना था। लेकिन पाकिस्तान की टीम जो है वो ये ना कर पाई और बहुत ही कमज़ोर नज़र आई। अच्छा नजीब, वैसे तो मेरे हम नाम है, लेकिन साइम हमें मुसलसल नाकाम नज़र आ रहे हैं। एक और गोल्डन डक पे कल हमने उनको आउट देखा। आपको क्या लगता है, क्या अब उनको मज़ीद इवेंट में चांस मिलना चाहिए? राय नहीं है कि साइम में टैलेंट है, उनमें स्किल है, लेकिन अगर वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो ऐसे टैलेंट और स्किल का क्या फ़ायदा। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि माइक हैसन और सलमान अली आगा उनको ऑलराउंडर बनाने के चक्कर में उनको उनके मेन काम यानी बैटिंग से दूर क्यों कर रहे हैं। वो मुझे लगता है सारा फोकस उनका बॉलिंग पे चला गया है, वो बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं। ओमान के ख़िलाफ़ भी कुछ नहीं कर पाए, यहाँ भी कुछ नहीं कर पाए, लेकिन कल उन्होंने 3 विकेटें ली। तो ये गलत है, क्योंकि जो मॉडर्न डे क्रिकेट के स्टाइल की बैटिंग है वो बहुत अच्छी कर सकते हैं। उनका फोकस अपने प्राइम जॉब यानी कि बैटिंग पर होना चाहिए, वो हट रहा है। जहाँ तक उनको आगे चांस देने की बात है, तो आपके पास पीछे कौन से डॉन ब्रैडमैन बैठे हुए हैं जो आप साइम को बिठा के किसी और को खिला देंगे। कल तक हम बात कर रहे थे कि साहबजादा फरहान को बिठा दें, अब हम बात कर रहे हैं कि साइम को बिठा दें। थोड़े दिन पहले बात चल रही थी और अभी भी चल रही है कि हारिस तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उनको भी बिठा दें। तो इस टीम में फिर बचेगा कौन? तो प्रॉब्लम ये है कि दिस इज़ द पूल ऑफ प्लेयर्स यू हैव। आपको इन्हीं के साथ स्टिक करना है और थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। ऑब्वियसली इंडिया और पाकिस्तान की, जैसे मैंने कहा कि क्रिकेट में इतना गैप है कि आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि फ़ौरन से आपको रिजल्ट्स देना शुरू कर दें और इंडिया जैसी टीम को हरा दें। लेकिन नजीब, जब हम बात करते हैं इन्हीं प्लेयर्स की, तो फिर ये भी बताया जाता है कि जी इनको मौका नहीं मिलता, इन्हें चांस नहीं मिलता। अब इससे पहले ट्राई सीरीज़ भी हुई, उसके बाद ये सीरीज़, ज़ाहिर है उस वक्त वो टीमें कमज़ोर थी। लेकिन अगर हम मोहम्मद हारिस की बात करें, इससे पहले साइम की कर रहे थे,
ये जो शॉट खेलते हैं बड़े इंतहाई गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल के आउट होते हैं, ये मुझे समझ नहीं आता कि उस वक्त इनके असाब पे मैच सवार हो जाता है, क्या सिचुएशन होती है ये? देखिए, आई एम वेरी क्लियर अबाउट मोहम्मद हारिस। वो बहुत खुश नसीब हैं कि वो इस लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं। वो बहुत लकी हैं कि उनको पाकिस्तान टीम में इतना मौका मिल रहा है। ये कसूर उनका नहीं है, ये हमारा है कि हमने विकेट कीपर का T20 में दूसरा कोई ऑप्शन तैयार ही नहीं किया। रिजवान के बाद मोहम्मद हारिस, और मोहम्मद हारिस के लिए कभी कहते हैं वो नीचे नहीं खेल सकते, उनको ऊपर मौका दो। ऊपर वो एक मैच में करते हैं, उसके बाद वो नहीं करते। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब भी मुश्किल कंडीशन या क्वालिटी बॉलिंग आएगी, मोहम्मद हारिस हमेशा स्ट्रगल करेगा। उनकी टेक्निक में बहुत फ्लॉ हैं, उनकी इस लेवल में जगह नहीं बनती है। बहुत जल्द आपको ये रियलाइज़ करना होगा और आपको मूव फॉरवर्ड करना है। अभी तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ज़ाहिर है आप उनको बिठा के साहबजादा से विकेट कराएंगे, वो पहले ही बैटिंग में इतना स्ट्रगल कर रहा है, वो विकेट कीपिंग करेगा तो क्या होगा? आपने पता नहीं उनको क्यों बैकअप विकेट कीपर के तौर पर रखा हुआ है। तो यहाँ जो हम बात करते हैं कि इस टीम में ट्यूनिंग होगी, आगे जाके कुछ चेंजेस होंगे, तो वो ये चेंज मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर हारिस ने जल्दी कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस नहीं दी तो उनकी पाकिस्तान टीम से छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, हमारे साथ तौसीफ भाई और शाहिद भाई मौजूद हैं। तौसीफ भाई, एक बात आपसे पूछना चाहूँगा। जिस तरह अभी नजीब ने भी कहा कि पता नहीं क्यों माइक हैसन और सलमान अली आगा साइम को ऑलराउंडर बनाना चाह रहे हैं, जो उनका काम है, जो उनकी डोमेन है, वो उनको नहीं वहाँ पर प्ले करने दे रहे। आपका क्या इस बारे में कहना है? एंड सेकेंडली, ये जो बात हम देख रहे हैं कि हमने बॉलिंग लाइन में हमें फील्ड प्लेसमेंट कहीं पर नज़र नहीं आई, कोई स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आई, हेस्ट बहुत नज़र आया, इस पे क्या कहेंगे? सर, उनको तो जरूरत ही नहीं पड़ी ना, उनको जरूरत भी नहीं थी। उन्होंने पहले आते ही इतना एकदम अटैक कर दिया, उनको जरूरत ही नहीं पड़ी कि कुछ करें वो, ऑनेस्टली। और जो है वो तो आराम से, अगर उनके और भी एक दो आउट हो जाते उसके बाद भी नीचे ऐसे प्लेयर थे कि सिंगल डबल करके उसको निकाल देखे। स्ट्रेटेजी पूरी खराब थी। अब कल मैं देख रहा था आपके उसमें प्रोग्राम, फरहान को बिठाने की बात हो रही थी। आई एम सॉरी टू से, क्रिकेटर बैठे हुए हैं सारे, किस लिए यार आप फरहान को बिठाने की बात कर रहे हैं? आपके पास कौन लोग बैठे हुए हैं? आप साइम को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और भी तो लोग मौजूद है ना, उनको तो देखें। आप हारिस की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं हारिस के पहले जब मैंने सोच लिया कि भाई इसको तो हटाने ही वाले नहीं है, तो मैंने भी हाथ ऊपर कर दिया। मैंने कहा भाई इसको ऊपर भेज के चांस ले लो। चांस लिया, उन्हें कर दिया। आप बॉडी लैंग्वेज तो देख लें, पता ही नहीं चल रहा, कोई शर्मिंदगी इनके चेहरों पे नजर आ रही है कि मैं कुछ नहीं कर रहा। उन्होंने प्लान किया, उन्हें पता था कि ये मिड विकेट मारता है, सिर्फ खुला जो है मिड विकेट की तरफ खेलता है। उन्होंने वहीं पे उसको आउट भी कर दिया, चलाई। कैसे ऐसी आप जो है वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को आप इस तरह चला के कैसे छक्के चौके मार सकते हैं? बिल्कुल ठीक कहा, इतने कम रनों में आप मार खा लें, पहले ही उनको रन्स करवाते हैं, लेकिन आप प्रेशर तो डालें, उनके ऊपर तो डालें। आपने देखा कुलदीप के ऊपर उन्होंने स्लिप भी ली हुई थी, और भी करीब सारे लिए हुए थे। इसलिए ये नहीं था कि हमारी विकेटें, खेल तो रहे थे ना, फरहान भी खेल रहा था, सब था, वो भी बैकफुट पे जाते, पीछे सारी फील्डिंग कर देते। नहीं, उन्होंने अटैक, ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी का नतीजा होता है। माइक हैसन एक्चुअल देखें, हम उसे क्या कहेंगे, वो अपना काम करके निकल जाएंगे। वो ऐसी टीम में फंसा है जिसको बनाना है टीम को। आप जिन टीमों की आप बात करते हो, न्यूजीलैंड या जहां भी आप होके आए हो, XYZ, आप वहां भी होके आए हो। मैंने राशिद का उस दिन सुन रहा था कि उनके जाने के बाद उनका भी स्ट्राइक रेट न्यूजीलैंड का बढ़ा है, उससे पहले उनका भी कोई स्ट्राइक रेट इतना नहीं था। और सही बात है भाई, ये देखें, इनको बुला लिया गया, कोई भी नहीं आ रहा था, इनको बुला लिया गया, और बुलाया प्लेयरों ने, फ्रेंचाइज ने बुलाया, बुला के साथ कर दिया। ठीक है, आप हो गए अपने मुल्क में, लेकिन जिस टीम को आप संभाल रहे हो भाई, उस टीम में आपको देखना पड़ेगा कि ये टीम बिल्कुल जीरो से चल रही है। इसमें जो प्लेयर हैं वो बिल्कुल नए प्लेयर हैं। आप पहले, मुझे पता है, आप जो है वो आप अपने बैट्समैनों के लिए लड़ते रहे, ये तो आपको बाद में पता चला कि बाबर को ये नहीं लेने वाले हैं सब, इसलिए कि ये प्रॉब्लम है ये। तो फिर वरना तो आप बाबर पे पूरा, आपने कीपिंग के लिए बाबर को शुरू कर दिया, आपने और चीजों के लिए लोगों कर दिया, आप प्रॉपर करी कुछ नहीं रहे, दिखा नहीं। और सच्ची बात मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी लाइफ में, ये नहीं कि हम हार रहे हैं या कुछ है, ये सारे 8, 10, 12, 15 मैच देख के सबसे वर्स्ट मैंने पाकिस्तान की टीम देखी है। इतनी खराब टीम मैंने
आज तक नहीं देखी। और इतनी खराब परफॉर्मेंस में हुई है, बहुत सी हुई होंगी, लेकिन कंटिन्यू इस तरह की जो परफॉर्मेंस है मैंने अपनी लाइफ में इस तरह की और वो कोई रिपीटेडली पाकिस्तान की टीम वही नहीं देखी। गलतियां हैं जो दोहराई जा रही होती। शायद साहब एक चीज़ और, ज़ाहिर है आप वहाँ पर मौजूद थे, आपने बड़े मैचेस कवर किए हैं, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है जो हमें नज़र आती है, खासतौर पर जीतने वाली टीम बड़े दिल का मुजाहरा करती है। कल जिस तरीके से हैंडशेक नहीं हुआ, जो रवैया भारतीय टीम ने अपनाया, फिर आकर जो सूर्य कुमार यादव ने जो स्टेटमेंट दिया पोलिटिसाइज, मैच की सारी स्पिरिट को उन्होंने जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। सो हमें एक्सपेक्ट तो कर रहे थे, लेकिन ये रवैया, इतना प्रेशर है वो अपनी गवर्नमेंट से और अपने मीडिया से। बहुत ज्यादा प्रेशर है। जब मोहसिन नकवी साहब ने उनसे हाथ मिलाया तकरीब रोनुमाई में, उस वक्त भी उनको गद्दार और पता नहीं क्या क्या कहा गया। ऑल्दो बड़े चीयरफुल, बड़े मजेदार हिंदी भी बोल रहे हैं, मजेदार जुमले भी बोल रहे थे, तो लगा कि वो अच्छा कुछ करेंगे। लेकिन मैच के वक्त, टॉस के वक्त, मैच रेफरी ने दोनों कप्तानों को कह दिया था कि आप हाथ नहीं मिलाएंगे, इसलिए कि ये वो लोग भी आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे। तो आप कप्तानों को मैच रेफरी ने कह दिया था। और जब मैच के बाद पाकिस्तान टीम ने कोशिश की तो वो जाके अपने चेंजिंग रूम में चले गए। उन्होंने ये तय किया हुआ था और ये प्लान करके आए थे। जब सूर्य कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा मैंने अपनी हुकूमत और बीसीसीआई की पॉलिसी के ऊपर अमल किया है, और बहुत सी चीजें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से बढ़कर होती हैं। हम नहीं मिलाना चाहते, ना मिलाएं, लेकिन हमें तो सिर्फ अपने खेल से जवाब देना होगा। भारत ने तो जो आईसीसी में उनका रद्द अमल है वो भी कभी बड़ेपन का मुजाहरा नहीं करते। और उन्होंने, और हम मुझे तो देखते हैं कल कि शाम ओछे हथकंडे अपनाते हैं, छोटी छोटी घटिया हरकतें करते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब एंड तौसीफ भाई, आप भी हमारे साथ मौजूद थे। और नजी हमारे साथ थे, तीनों का बहुत शुक्रिया भाई। अब क्या कर सकते हैं, अब क्या उम्मीदें रखें। जो तकरीब रोनुमाई पे सूर्य यादव ने हाथ मिलाया था मोहसिन नकवी से, उनको गद्दार का टाइटल दिया गया था, वो भी तो फेस सेविंग करनी थी सूर्य यादव ने। गद्दार का टाइटल भी तो हटवाना था। स्टेटमेंट में नोटिस होना चाहिए। जब आप उस्मान ख्वाजा के ऊपर नोटिस ले सकते हैं तो इस पर क्यों नहीं। तो जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे राइट देयर विद अस। और इस वक्त ज़ाहिर हम आगे बढ़ते हैं और पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि सैलाब मुतासरीन है। बिलखुसूस पंजाब में जो सूरत हाल है, अब सैलाब जहाँ जहाँ से पानी उतर भी रहा है, पानी कम भी हो रहा है, तो वहाँ पर मुख्तलिफ वबाई अमराज फूट रहे हैं। और ख़ास तौर पर इस वक्त आज इस सेगमेंट में हम बात करना चाह रहे हैं कि जो सैलाब मुतासरीन है, ज़ाहिर है माली और जानी नुकसान के बाद अब उनको अमराज का सामना, और आलमी इदारा सेहत ने ख़बरदार कर दिया इस हवाले से कि पाकिस्तान में सैलाब के 22 वबाई अमराज बढ़ गए हैं। और रिपोर्ट ये बताती है कि अगर फौरी इक़दाम नहीं किए तो फिर पाकिस्तान का सेहत का निज़ाम जो है वो दबाव तले दब सकता है। सैलाब से मुतासर इलाकों में मलेरिया, पेट के अमराज हैं बहुत सारे, इसके अलावा आँखों के अमराज और जल्दी बीमारियाँ, जल्दी बीमारियों का बहुत ज़्यादा शिकार हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है मुसलसल पानी में है, पानी में से ही रास्ता है जहाँ से उन्होंने गुजर के जाना है, तो इस वजह से उनके ख़ास तौर पे जो पैर हैं, जो पाँव हैं, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। और सफाई सुथराई का ख्याल नहीं, पानी उस तरीके से साफ मैसर नहीं है, बहुत सारे इशूज़ हैं जिनका इस वक्त हमारे मुतासिर बहन भाई शिकार हैं। ये क्या इशूज़ हैं और इनसे अब कैसे कोप अप किया जाए, हमारे साथ मौजूद हैं इस बारे में बात करने के लिए माहिर अमराज जल्द डॉक्टर सैयद बिलाल शम्स साहब। बहुत शुक्रिया बिलाल शम्स साहब, आपने बाखबर से के लिए वक्त निकाला। ज़रा बताइएगा सैलाब मुतासरीन को किन जल्दी बीमारियों का ज़्यादा ख़तरा है और इन अमराज की बुनियादी वजूहात क्या बन रही हैं और अब किस तरह से कोप अप किया जाए इनसे। जी, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें होता ये है कि आपका जो नॉर्मल हाइजीन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो जो मुतासरीन है वो बेचारे घर बार छोड़ के ना, उनके वो जो सहूलतें, जो साफ़ पानी, जो सोप तक एक्सेस, वो नहीं रहता। दूसरी बात ये कि इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ जाता है इस सूरत हाल में, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो, चाहे फंगल इन्फेक्शंस हो, और ओवर क्राउडिंग हो जाती है। जो लोग अकेले अकेले अलग अलग कमरों में रह रहे होते हैं, वो सैलाब से मुतासरा इलाकों से जाके वो एक खेमे में ओवर क्राउडिंग की वजह से जो डिजीज़ होती है, स्पेशली खारिश की बीमारियाँ, जिसमें स्केबीज सर फहरिस्त है, मुतादी खारिश, एक बंदे से लग के ना पूरी फैमिली को वो बीमारी लग जाती है। हम किसी बीमारी में मरीज़ को कभी नहीं कहते कि आप पूरी फैमिली को ये मालिश करवाएं या ये दवाई इस्तेमाल करें, लेकिन ये जो मुतादी खारिश है, इसमें हम मरीज़ को कहते हैं कि आपको तो ये मसला है, लेकिन आपकी फैमिली के जो बाकी मेंबर्स हैं, बेशक उनको सिम्टम्स या अलामात नहीं आ रहे, उसके बावजूद उनको भी ये मालिश करवाएं, ये दवाई और ये खिलवाएं। तो कहने का मकसद ये कि खारिश की बीमारियाँ, बाकी इन्फेक्शंस,
ये बहुत ज़्यादा जरा सा आप इसको थोड़ा एलैबोरेट कर दे, पानी से जल्दी जो अमराज हैं वो किस किस्म के हो रहे हैं, किस किस तरह की बीमारियां होती हैं? जो आपका नॉर्मल स्किन है वो सैलाब वाले इलाकों में आप यूं कह ले कि वो बहुत ज़्यादा नमी की वजह से, वेट रहने की वजह से ना, वो एक कल्चर मीडियम बन जाता है इन्फेक्शंस के लिए। उस पे इन्फेक्शंस नॉर्मल हालात में ज़्यादा ग्रो करते हैं। सपोज़ मैं मिसाल दूं, इवन पसीने की, जब ज़्यादा ओवर स्वेटिंग हो ना, उन एरियाज़ में, बॉडी के उन एरियाज़ में फंगल इन्फेक्शंस की ग्रोथ बढ़ जाती है। तो इसी तरह सैलाब वाले इलाकों में इन्फेक्शंस, आपकी अपनी बॉडी एज अ कल्चर मीडियम काम करने लग जाती है। बिल्कुल एक ग्राउंड मिल जाता है उनको तो वहाँ पर टू नरिश एंड टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स। ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि नाउ हाउ टू कोप अप विद इट। अब वहाँ पर तो फैंसी दवाइयाँ भी नहीं जा सकती, वहाँ पर फैंसी इलाज भी नहीं जा सकते। अब वहाँ पर उनके पास जो वसाइल हैं, महदूद वसाइल हैं, उनको बरूएकार लाते हुए अब किस तरीके से जल्दी अमराज से सामना उसको। बहुत ज़रूरी जो बात है इसमें, आपके जो वो मुखैर हज़रात है जो कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, वो कम अज़ कम अगर कुछ ना कर सके, ये जो नॉर्मल हाइजीन मेंटेन रखना, सफाई सुथराई का जो ख्याल है, साबुन, सैनिटाइज़र, शैम्पू वगैरह, इसका इस्तेमाल उनके कैंप्स में ये होने चाहिए। यानी कि कम अज़ कम वो अपनी सफाई को तो मेंटेन कर सकें। उसके बाद जो बात आ जाती है, आपके पास अगर कोई माहिर अमराज जिल्द है उन कैंप्स में, उसका होना बड़ा ज़रूरी, क्योंकि अगर किसी को कोई स्किन का इशू हो रहा है तो उसको डायग्नोज करना, टाइमली मैनेज करना ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मसाइल होते छोटे पैमाने से फिर बाद में वो गंभीर हो जाते हैं। यानी एक छोटा सा इन्फेक्शन है वो फिर बाद में जो है ना एडमिशन तक पहुंच जाता है। तो उससे पहले नॉर्मल जो दवाइयाँ हैं जिसमें शरबत है, एंटीबायोटिक्स के टैबलेट्स हैं और ट्यूब्स हैं, इसी तरह एंटी फंगल्स जो भी हैं, वो आपके कैंप्स के अंदर होने चाहिए, जो बर वक्त वहीं पे डिलीवर हो सके, उन तक पहुंच अगर सके। ये चीज़ें मैसर ना हो फिर क्या करें? क्योंकि आपका जो बिस्तर है, वो आपका तकिया, वो सारी नमी में है और ज़ाहिर उसकी वजह से आपने उसी पे सोना है, कपड़े भी ऐसे हैं और आपने खुद ही मेंशन किया कि बहुत ज़्यादा खारिश जो है वो फैल रही है, तो खुद क्या कर सकते हैं? महविश, हम 2025 में रह रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में रह रहे हैं, कोई अफ्रीका वगैरह में नहीं, तो हर जगह एक्सेस है, हर चीज़ का एक्सेस है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ऐसा नहीं है कि सैलाब आ गया और हम पहुंच नहीं सकते और अंटार्कटिका में वो सैलाब ज़दा इलाका मौजूद है, तो जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो तो पहुंचानी पड़ेगी, चाहे वो खारिश की दवाई हो, कोई टैबलेट हो, कोई लगाने वाला लोशन हो। ये नहीं हो सकता कि एक बंदा तकलीफ में और हम उसको वैसे छोड़ दें कि आप अपने आप को खुद ठीक कर लें। बट डॉक्टर साहब, हमें उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ें देनी पड़ेंगी। जैसे भी सदफ ने जिक्र किया कि इनफरादी तौर पर हम क्या कर सकते हैं। दूर दराज इलाकों में फॉर इंस्टेंस दुश्वार गुजार रास्ते हैं, बहुत से इलाके ऐसे जिनका ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो चुका है मेन सिटी से, वहाँ पर उस तरीके से हम नहीं पहुँच पा रहे, नहीं सप्लाईज पहुँचा रहे, तो अब क्या करें? मतलब धूप में बैठें, खुश्क रखें अपने आप को, पानी से अवॉइड करें, अपना जो बिस्तर है, जो तकिए, जैसे सदफ अभी कह रही थी, उसको धूप में सुखाएं। जी बिल्कुल। अगर तो उनको कोई मुतादिक खारिश वाली बीमारी की शिकायत है, तो वो अगर मुमकिन हो सके अपने बिस्तर, अपने कपड़े वगैरह धूप में कोई 1-2 घंटे के लिए रखें, ताकि वो खुश्क रहें और वो जो जरासीम वगैरह है ना, वो उनसे पाक रहें, पाक साफ रहें। दूसरी बात, ये सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना, वो हाइजीन मेंटेन करना, यानी सफाई सुथराई, हैंड वॉशिंग। बात तो यहीं से शुरू हो जाती है। और फिर जो बंदा अफेक्टेड हो उसको थोड़ा बहुत अगर मुमकिन हो उसको आइसोलेट कर दें, यानी ताकि सबको ना लगे। अब एक फैमिली मेंबर को कोई खारिश का इशू है तो उसको वहीं पे आइसोलेट करे बाकी मेंबर्स से। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइएगा कि ज़ाहिर है ये तो बड़ी मुश्किल इस वक्त सूरत हाल है, लेकिन आपने कहा कि जिनको ज़रूरत है उनको दवाइयाँ पहुँचनी चाहिए। कोई ऐसी वैक्सीन, कोई ऐसे इंजेक्शन जो प्रिकॉशनरी हो, प्रिवेंटिव हो, जो बचाव कर सकते हैं इन वबाई अमराज से बचने के लिए? देखिए महविश, इन हालात में आप जब बात करती है ना स्किन रिलेटेड इश्यूज़ के लिए, उसका कोई ऐसा इन्फेक्शन शॉर्ट एक्टिंग कोई ऐसी रेमेडी नहीं है कि आप इन वैक्सीन दे दें और उससे वो सारे मसाइल से उनकी जान छूटे। इसमें बेसिक नीड्स का ख्याल आप रखेंगे भी बहुत बड़ी बात बेहतर हो सकती है। लाइक आप अगर कहीं पे देखिए, सैलाब एक दिन में तो टलेगा नहीं, ये महीने लगते हैं सैलाब के पानी को वहाँ से हटने में, तो वहाँ पे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, ग़िज़ाई किल्लत,
विटामिन की डेफिशिएंसी, माल न्यूट्रिशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साफ पानी मिले, ये बहुत बड़ी बात है महविश जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता दूं, मैं सदफ हूँ, आप मुझे बार बार महविश कह सॉरी डॉक्टर साहब, फंगल जो हम देखते हैं, जो नाखूनों के अमराज हैं, जो इन्फेक्शन हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन इन नेल्स, इसको कैसे अवॉइड किया जाए? ये बहुत ज़रूरी सवाल है। अव्वल तो ये कि लगता क्यों है, अल्लाह पाक ने हमारे जिल्द के ऊपर हमारे बालों को और नाखूनों को एक ख़ास किस्म के प्रोटीन से बनाया जिसको केराटिन कहते हैं। अब जो फंगल एलिमेंट्स अटैक करते हैं आपके स्किन, हेयर, नेल्स के ऊपर, वो बेसिकली अपनी खुराक खा रहे होते हैं, केराटिन खा रहे होते हैं। तो हमने ज़ाहिर अपने हाइजीन को मेंटेन करके ना उसको उनसे भी बचाना है। तो आपके नेल्स केराटिन से बने हुए फंगल इन्फेक्शन इसलिए ज़्यादा अटैक कर रहे होते हैं उन एरिया, उन जगहों पे जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है, स्पेशली रतूबत, वहाँ पे फंगल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। तो कोशिश करें कि जब भी आप पानी से कांटेक्ट हो, वज़ू करें तो फ़ौरन सुखाएं। सबसे ये इम्पोर्टेंट चीज़, अपने वेब स्पेसेस, चाहे वो फिंगर वेब्स हों या टो वेब्स हों, उसको खुश्क रखें वज़ू के फ़ौरन बाद। उसके बाद आ जाती है आपकी ट्रीटमेंट्स में एक अनफॉर्चुनेटली आजकल रेजिस्टेंस बहुत आ गया है अगेंस्ट द एंटी फंगल एजेंट्स। दवाइयाँ बेअसर हो गई हैं, वो अडेप्ट कर लिया। जी। तो उस सूरत हाल में फिर आपको आपके जो डर्माटोलॉजिस्ट हैं, जो आपके स्किन स्पेशलिस्ट, उनकी खिदमात लेनी पड़ती, क्योंकि वो दवाइयाँ जो पहले असर करती थी अब वो असर ही नहीं कर रही। जैसे एक टीबी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ गया है, तो इसी तरह फंगल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट दवाइयाँ बेअसर हो गई हैं। बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, गांव देहातों में लोग सरसों का तेल लगा लेते हैं, मुख्तलिफ इक़साम के तेल इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई देसी घी लगा लिया, ये कोई कारआमद साबित होता है, मुफीद है, या फिर ये नहीं करना चाहिए? आप फंगल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट बात कर रहे हैं? स्किन इन्फेक्शंस या कोई जल्दी अमराज, एक्जिमा हो गया या कोई आपको और इन्फेक्शन, खारिश हो रही है, स्केबीज आपने बोला, उस पे तेल वगैरह? इमोलिएंट तो आप यूज़ कर सकते हैं एक्जिमा के अगेंस्ट, लेकिन तेल हर मसले का हल नहीं। कभी कभार तेल से और इश्यूज बढ़ जाते हैं। जैसे लोग खुश्की के लिए, खुश्की सिकरी डैंड्रफ के लिए तेल का इस्तेमाल करते हैं, उससे और मसला बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? जिस फंगस की वजह से आपको सर के ऊपर डैंड्रफ आ रहा है, बेसिकली वो लिपिड लविंग यानी तेल खाने वाला फंगस है, तेल उसकी खुराक है। जब आप तेल देंगे उस फंगस को, उसकी और ग्रोथ होगी और डेंड्रफ और बढ़ेगा। तो इस सूरत हाल में हम कहते हैं कि आप इवन आपका जो नेचुरल प्रोड्यूस तेल है वो भी वॉश करें। आप उसको वॉश आउट करेंगे तो उस फंगस को खुराक नहीं मिलेगी और इस तरह डेंड्रफ बेहतर रहेगा। तो कहीं पे तेल का इस्तेमाल बेहतर है, कहीं पे ये अच्छा नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो बिलाल हमारे साथ थे और बहुत मुफीद मशवरे इन्होंने दिए हैं, और सफाई का ख़ास ख्याल रखें, और हम दुआ गो हैं जितनी मदद हो सकती है आप करें अपने सलाम मुतासिन बहन भाइयों। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम, बाखबर से मेरा एक दफ़ा फिर से आपको कहते हैं खुश आमदीद। साइम खान और सदफ अब्दुल जब्बार एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जिन व्यूअर्स ने हमें अभी ट्यून इन किया है, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। और जनाब, बाखबर सवेरा के पेजेस को तमाम सोशल मीडिया ऐप्स पर आप लाइक कर लें, ताकि अगर आपसे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए तो आप हमें रिपीट पे देख सकें। आप हमें यूट्यूब पे देख लें, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे देख लें। जेनजीज का एक शिकवा है, क्या वो ये कहते हैं कि सर से बाल और नज़र से लोग गिरते ही चले जा रहे हैं एंडलेसली। अब इसका क्या इलाज है? किसकी तरफ आपका इशारा है? जेनजीज कहते हैं। अच्छा, अभी से गिर रहे हैं सर के बाल? मतलब क्यों इतना टेंशन लिया हुआ है जेनजी ने? ना लें टेंशन, स्ट्रेस लेते हैं ना। जेनजीज के लिए आपको पता है मेंटल हेल्थ टॉप प्रायोरिटी है। बट लेकिन मैं अब इससे आप जब बता रहे थे ना कि आप यहाँ पे देख लें, ये देख लें, आज तो लोग अवॉइड ही करेंगे कि वो कोई हाइलाइट्स, कोई टीवी, बिकॉज कल जो उन्हें हार्ट ब्रेक हुआ है तो वो उस शौक से निकलने की कोशिश करेंगे। यानी कि ज़ाहिर हमारी टीम ने जो परफॉर्मेंस दी है। अच्छा, वैसे तो वो क्रिकेट तो ना ही कहें उसको, वो बैट बॉल थी। हाँ, वो बैट बॉल थी बेसिकली, जो हम लोग गली में खेलते हैं। गली से एक बात मुझे वैसे याद आई, हम गली पे अपनी गली में सड़क पर खेलते हैं जो क्रिकेट, पक्की सड़क होनी चाहिए। पक्की सड़क होनी चाहिए उसके लिए भी वो गड्ढों वाली सड़क नहीं होनी चाहिए। जो पक्की सड़क पर क्रिकेट खेली जाती है उसका क्या ही मजा है उसका। सबसे पहली बात तो है कि ग्राउंड्स होने चाहिए। लेकिन पक्की सड़क कहते किसको है हम?
पक्की सड़क भी अच्छी बनी हुई, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो प्रोटोकॉल्स होते हैं सड़क बनने कराची में नजर आती है? कराची में एक मसला ये है कि वो हर बारिश में, एक तो यहाँ बारिश बहुत कम होती है, खैर बारिश के अलावा भी मसला हमारे सामने आ जाता है, और वो ये है कि सड़कों का पहले ही कराची की बहुत बुरा हाल था। अब रही सही कसर जो है वो अगस्त और सितंबर में जो बारिशें हुई हैं उन्होंने कर दी। अब यहाँ जगह जगह जाएं तो गड्ढे बने में। अच्छा, ये गड्ढे बड़े इंटरेस्टिंग हैं। मैं कहती हूँ इनके ऊपर पूरी एक रिसर्च होनी चाहिए कि ये हमें बताते हैं कि सड़क किस तरह की बनी है। अच्छा, कराची में जो मौजूदा सड़कें उनका मयार ऐसा हो गया है कि जैसे ही पानी या सीवरेज का पानी आता है तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और जादुई तौर पर फिर ये सड़कें गायब होना शुरू हो जाती हैं। जादुई वाली बात से मुझे एक बात याद आई, सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। एक हफ्ता पहले जहाँ से गुजरते हैं, अगले हफ्ते जब वहाँ जाते हैं वहाँ पर सड़क ही नहीं होती, वहाँ पर खंडर होता है, वहाँ पे गड्ढे होते हैं और वो वहाँ पर गड्ढों का मंजर पेश करी होती है वो सड़क, और समझ से बाहर है कि वो सड़क गई कहाँ पर। अच्छा, उसकी लेयर जो है ना बहुत ही बारीक लेयर होती है, थिन लेयर होती है। हम जब सड़कों की बात करते हैं तो सड़कें बनने का एक पूरा प्रोसेस होता है, दिनों में बनती थी, सालों वो सड़कें पहले चलती थी, यानी कि इसमें जाहिर है 3 तहें होती हैं और पत्थर, रोड़ी, फिर रोलर चलाने के बाद जी कारपेटिंग होती है। डामर के नीचे पानी जाने पर भी जो पत्थर और रोड़ी है वो फूलती नहीं थी, मगर आजकल हम देख रहे हैं कि सड़कें जब टूटती हैं, जिस जगह से गड्ढा पड़ता है, अंदर सिर्फ हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आपने इतनी ज्यादा लेयर्स गिनवा दी हैं, पुरानी बात नहीं है। 2-3 दिन पहले अभी जो कोरंगी कॉजवे पे हमारे नुमाइंदे जब हमें ब्रीफ कर रहे थे, वहां से लाइव दिखा रहे थे, तो इतनी लेयर्स तो मुझे वहां पर नजर नहीं आई। लिटरली 2 लेयर्स थी वहां पर, एक ऊपर डामर की लेयर थी और उसके नीचे आई गेस रेत थी, और उसके नीचे मुझे कहीं पे कूड़ा नजर आ रहा था। मेरे ख्याल से वो सारा कूड़ा शूड़ा जमा करके उसके ऊपर रेत डाली, उसके ऊपर डामर डाला और सड़क भाई, तो जब भी तो इन सड़कों का ये हाल है कि कराची में सबसे ज्यादा बारिश हुई है 130 मिलीमीटर, वो भी सुरजानी में, और सुरजानी निशेबी इलाका है, लेकिन बाकी इलाकों में 70 मिलीमीटर, कहीं पर 80। उसके बाद सड़कों का ये हाल हो गया है। बिल्कुल जी। तो ओरिजिनल SOP क्या होता है? एक सड़क बनने के लिए क्या क्या प्रोसेस दरकार होते हैं, उसमें क्या क्या मटेरियल लगता है, उसका तरीक़ाकार क्या है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, उसकी डेप्रिसिएशन क्या है, किसकी जिम्मेदारी है। आप ये मनाजिर देखें, ये आप अपने स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे होंगे, ये एक प्रोसेस है सड़क बनाने का। इस पे सरफेस ड्रेसिंग, सरफेस कोर्स, देन बेस कोर्स, एंड देन कम्स द सब बेस, एंड देन कम्स द फॉर्मेशन लेवल। ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं। दिस इज वेरी टेक्निकल। तो हम रेलिवेंट शख्सियत जो है उन्हीं से इस पर बात कर लेते हैं। आज जिस शख्सियत को हमने दावत दी, उन्होंने हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और ज़ाहिर है इंजीनियरिंग के शोबे से वाबस्ता है, और ज़ाहिर है वो अब स्टूडेंट्स उनके दुनिया भर में इंजीनियरिंग के शोबे से वाबस्ता हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डीन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रोफेसर डॉक्टर शब्बर अली। थैंक यू सो मच डॉक्टर शब्बर अली हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा, आपसे मैं इन सड़कों के बारे में क्या पूछूं, इंजीनियरिंग के मयार पे उतरती हैं ये सड़कें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ इन्वाइट किया। ज़ाहिर है जो आप बात कर रहे हैं, आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि यही बात होनी चाहिए और ये बबांगे दोहल होनी चाहिए, क्योंकि जो आपका सवाल है कि ज़ाहिर सड़कें तो मेयार पे नहीं बन रही हैं। अब इसको मेयार को चेक करने का तरीका ये है कि पूरा सिस्टम जो है वो उसको सपोर्ट करे, क्योंकि इंजीनियर्स हम ज़ाहिर है जैसे आपने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इंजीनियर्स, मैंने तकरीबन 27 साल 37 ईयर्स में काफ़ी इंजीनियर्स प्रोड्यूस हुए, लेकिन ज़ाहिर है जब उन्हें काम करने नहीं दिया जाएगा तो उनको तो हम बताते हैं कि जैसे आपने कहा कि सड़कों की कम से कम 3 लेयर्स होनी चाहिए, उनकी हर लेयर के अंदर कॉम्पैक्शन ज़रूरी होती है। थोड़ी सा हमें लेयर्स बता दें। एक अच्छी मजबूत पक्की सड़क जो है वो किस तरह बनती है? देखिए, सबसे नीचे जो है उसको हम बेस कोर्स कहते हैं, यानी उसका जो एक यानी मोटे साइज़ का जो पत्थर होता है उसको हम कॉम्पैक्ट करते हैं। अच्छा, जब हम वो उसको डालते हैं और उसको यानी कॉम्पैक्ट कर रहे होते हैं तो उसके साथ साथ हम रेत भी उसमें शामिल करते हैं, क्योंकि जब 2 साइज़ के पत्थर आपस में मिलेंगे तो बीच में कुछ वॉइड्स रह जाते हैं, कुछ जगह रह जाती है, वो उनको फिल कर देता है। ठीक है। फिर जब वो वाली लेयर ख़त्म होती है उसके ऊपर हमारी बेस कोर्स होती है, एक यानी सब बेस होती है, फिर बेस कोर्स होती है। बेस कोर्स में उससे छोटा साइज जिसको हम क्रश कहते हैं, क्रश टाइप का मटेरियल होता है, उसमें भी जब हम उसको कॉम्पैक्ट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर बाकायदा रेत शामिल की जाती है, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट कहते हैं।
तो जब ये कंप्लीट हो जाता है तो आप देखेंगे ऊपर से हम एक यानी पतली साइज की मिट्टी डालते हैं, तो वो हमारा फाइनल लेयर होता है। उसके बाद डामर होना चाहिए। ठीक, जो मैं ये देख रहा हूँ, जो हमारे तमाम व्यूअर्स ये बात समझते हैं, क्योंकि कराची में जब हम रहते हैं तो ये लेयर्स, इनमें से कुछ लेयर तो डाली जाती हैं अच्छी रोड्स में, लेकिन उसकी कॉम्पैक्शन जो है वो प्रॉपरली नहीं की जाती है, क्योंकि उसके बाद गाड़ियों को आप छोड़ देते हैं। हाँ। असल में गाड़ियां जो हैं उसको कॉम्पैक्ट कर रही होती हैं, जबकि कॉम्पैक्शन के भी अमाउंट होता है, चार्जेस होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर को दिए जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर बजाय इसके कि खुद कॉम्पैक्ट करे, वो गाड़ियों को छोड़ देता है और फिर गाड़ियां उसको कॉम्पैक्ट करती हैं। इसकी पूरी एक फाइल बनती होगी प्रॉपर कि क्या कंपोजिशन है, किसका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो बाद में हम देखते हैं कोई पूछता भी नहीं है, सड़कें हाल से बेहाल हो जाती हैं उनको। आपने एक मुझे मौका दिया, मैं कहूँगा कि तकरीबन 15 साल पहले एनईडी यूनिवर्सिटी में हमने इंटरनल एक छोटी सी रोड बनाई है तो बहुत बड़ी नहीं है, आधा किलोमीटर होगी, लेकिन 15 साल पहले जो रोड हमने बनाई थी और तमाम चीज़ों को फॉलो किया था, तमाम एसओपी को, उसके गुलशन इकबाल में बहुत सारी रोडें बह गई होंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये कह सकता हूँ 2025 में कि उस रोड में एक खड्डा भी नहीं पड़ा है। खड्डा तो दूर की बात है, एक जंप भी नहीं आया कि ऐसा, क्योंकि बाद दफ़ा रोड बैठ जाती है पूरी की पूरी, बज़ाहिर कोई खड्डा नहीं होता लेकिन रोड बैठ जाती है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पूरी। तो आपने जो कहा ना कि हमने उसके अंदर कोर टेस्टिंग होती है, यानी एक पूरा आप सिलेंडर डाल के पूरा निकालते हैं। जब आप वो कोर निकालते हैं तो आपको सब नज़र आ जाता है कि इसमें कितनी लेयर पड़ी हैं। अच्छा। तो आप आज भी किसी भी सड़क के ऊपर कोर निकालें, आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा कि इसने क्या डाला है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको एक ज़रा फुटेज दिखाते हैं एक सड़क की, आप ज़रा वो देखिए और फिर बताइएगा कि क्या इसमें सब बेस कोर्स, इसमें बेस कोर्स, इसमें सरफेस कोर्स, इसमें ये सब लेयर्स हैं। एक ये सड़क है, ये देखिएगा इसको, ये मतलब धसी हुई है बकायदा, और ये मैं आपको बताऊं ये हालिया बारिशों के बाद ये सड़क का मंजर है। मतलब ये नई बनी हुई सड़क है। हाँ। इसका हाल देख के लग रहा है कहीं से कि नई बनी हुई है, और जो बारिशें हुई हैं वो आपको पता है ऐसी भी बारिश नहीं हुई अभी जो। ये देखिए सर, ये जो आप 5 स्टेप्स बता रहे हैं, 5 लेयर्स बता रहे हैं, आपको इस सड़क में वैसे कहीं नजर आ रहा है? ये देखिएगा, ये अंदर से ऐसे निकली है रोड। जी, यही इसी को मैं कह रहा हूँ कि कोर अगर ये कुदरत ने खुद ही निकाल के दिखा दिया आपको, तो आप ऊपर से ही देख सकते हैं कि इसके अंदर वो लेयर्स नहीं है। मतलब मैं आपके सवाल का जवाब ये दूंगा कि वो इतनी प्रॉपर तरीके से नहीं अगर होती तो इतनी डैमेज ना होती। बिल्कुल, यानी असल में मैंने जैसे बताया ना कि ऊपर की सरफेस तो आपको स्मूथ राइडिंग प्रोवाइड करती है, लेकिन नीचे की जो 2 लेयर्स हैं, बेस कोर्स और सब बेस कोर्स, वो उसको कायम रखती है। अगर ऊपर से डामर निकल भी जाए, जैसे कुछ जो आपको नजर आ रहा है ना, डामर निकल गया है, तो डामर तो निकल जाता है। व्हाट्स द डिफरेंस? हम इस्लामाबाद में जितनी बारिश होती है, कराची में तो उतनी होती नहीं है, वहाँ की रोड्स क्यों सही रहती हैं और यहाँ की रोड्स क्या, अगर ये प्रॉपर बनी हुई हो, आप जो लेयर्स बता रहे हैं वो सारे हों, तो ये डैमेज ना हो उसको? देखिए, मैं एक बात का ज़रूर जवाब दूंगा कि आपने शुरू में एक तस्वीर और शो की थी, हमारे व्यूअर्स ने देखी होगी कि 2 चीज़ें अहम हैं, लेयर्स भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन उनका स्लोप भी इम्पॉर्टेंट होता है कि ऊपर से यानी इसकी बात कर रहे हैं? नहीं, आपने इसके बाद एक और दी थी, एक नहीं, इसके बाद स्लोप की बात कर रहे हैं। वो वाटर डायरेक्शन को डायरेक्ट करता है। नहीं, इसके बाद एक तस्वीर दी थी, ये वाली जी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आप जब स्लोप देते हैं ना, तो सही डायरेक्शन में अगर आप स्लोप दें तो पानी खुद बह जाता है। तो पानी को अपना रास्ता बनाने में कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने दोनों तरफ से यानी आपने वो दे दिया है, फुटपाथ दे दिए हैं और बीच में सड़क बनाई है, तो कहीं पानी का निकासी नहीं है। तो अब हर चीज़, यानी असल में इंजीनियरिंग प्रैक्टिस जो मेरा अपना ख्याल है, मैं ये कहूँगा कि वो प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रही हैं। अगर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करने दिया जाए, जो इंजीनियर्स हैं उनसे काम करवाया जाए, तो कोई ऐसी रॉकेट साइंस तो ये है भी नहीं। आपने खुद देखा कि कोई ऐसा मसला नहीं है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में सड़कें इतनी जल्दी नहीं बहती हैं क्योंकि वहाँ पे बेताशा बारिश भी होती है। लेकिन सिर्फ अगर, और फिर खुद कराची में मैंने अभी बहुत सारी सड़कें देखी हैं। ये किसको जिम्मेदार ठहराए?
ये ज़रा सा ये एक फुटेज हम और दिखा रहे हैं, आप ज़रा हमारे नाजरीन के लिए एक्सप्लेन कर दें। ये पानी जो है सड़क के रोड के अंदर जा रहा है और उसके बाद ये रोड इस तरीके से डैमेज होना शुरू हो गई है। ये हम देख रहे हैं ये फैक्टर, जबकि आप देखें अगर इसके नीचे प्रॉपर बेस हो जो आप लेयर्स बता रहे हैं तो फिर डैमेज इस तरीके से क्योंकि डामर के नीचे रेत है और पानी नीचे जाके रेत को खिसका दिया, अपनी जगह से हिल गई रेत और वो डामर सारा। असल में वही मैंने जैसे आपसे अर्ज की कि ये जितना पानी तो जाता है, पानी तो जब आप बारिश होगी तो पानी तो अंदर परकुलेट करेगा, लेकिन उसको रोकने के लिए आपने अगर नीचे की लेयर को इतना कॉम्पैक्ट किया होगा, यानी उसको मजबूत तरीके से बनाया होगा, तो पानी वहीं रुक जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि पानी आप उसको रोकने के लिए कोई अलग बंदोबस्त करें। ये जो ऊपर का डामर होता है जिसको हम डामर कहते हैं या इंजीनियरिंग ज़बान में एसफॉल्ट कहते हैं, एसफॉल्ट के अंदर भी डामर भी होता है, उसके साथ बहुत ही पतली रेत होती है। तो ये दोनों मिलके बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ जब आपने ज़िम्मेदार की बात कही है कि इसमें मटेरियल की इम्पोर्टेंस होती है, आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बाद उसकी वे ऑफ कंस्ट्रक्शन की अहमियत होती है। जैसे आपको कागज़ में तो हमने लिख दिया कि हम 3 लेयर डालेंगे, हर लेयर को कॉम्पैक्ट करेंगे, लेकिन वहाँ पे वो चीज़ नहीं है। तो वहाँ जो देखने वाला एक्सीएन है वो उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसको अलाउ ना करे कि ज़ाहिर आपके सामने एक चीज़ हो रही है। जैसे मैंने एग्जांपल दी एनईडी यूनिवर्सिटी की 15 साल पहले की रोड, मैं ख़ुद रात को 8-8 बजे तक वहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन को मॉनिटर किया था, यानी जो एक्सीएन का काम था वो मैंने खुद किया था, मैं प्रोफेसर था वहाँ, लेकिन वो रोड आज तक नहीं बही है, वो भी बह सकती थी। लेकिन मसला ये अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होती ना। आपने हमें टेक्निकल चीज़ें बताई, साथ ही रहेगा इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत है हमसे बात करेंगे, और आप साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीमुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं, और उनसे हम जानेंगे कि कराची की जो सड़कें उनका हाल ऐसा क्यों है, क्या माजी में भी ये होता था, एक प्रोसीजर क्या होता है ठेका देने का, यानी ठेकेदार को वो सड़क बनाने का ठेका जो मिलता है वो कैसे मिलता है, एक इलाके का MNA या MPA जो है उसका क्या इसमें रोल होता है, सारी इशू पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच फ़हीमुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब बात करने के लिए। सर हम जानना चाह रहे हैं कि क्यों कराची की सड़कें पानी में ऐसे बह जाती हैं, पानी छोड़े सीवेज का पानी भी होता है उससे भी गड्ढे पड़ जाते हैं। तो ज़रा सा पहले बताइएगा तरीका कार क्या होता है, क्या पहले टेंडर दिया जाता है, वो अप्रूव होता है, उसके बाद ठेकेदार जो है फिर वो सिलेक्ट करता है, तो स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस समझना चाह रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो जो भी डिपार्टमेंट सड़क बनवा रहा है, चाहे वो KMC हो, चाहे वो KDA हो, गवर्नमेंट ऑफ सिंध हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, सबसे पहले एक स्कीम बनती है। स्कीम के अंदर उसकी एक मेजरमेंट बुक बनती है कि भाई ये इतनी लंबी होगी, इतनी चौड़ी होगी। उसके बाद वो रोड अपने LCN या लोड कैपेसिटी के इसके ऊपर कितनी वजनी गाड़ियां चलेंगी उसके हिसाब से रोड डिजाइन की जाती है। अच्छा, वो डिजाइन डिपार्टमेंट इंटरनली कर सकता है, उसके पास इंजीनियर्स होते हैं, या वो कंसल्टेंट से करा सकते हैं। अगर कोई बड़ी रोड है जिसमें अगर डिपार्टमेंट महसूस करता है कि उसको एक्सटर्नल हेल्प चाहिए तो कंसल्टेंट से डिज़ाइन कराते हैं। अच्छा, जब ये डिज़ाइन होता है तो उसके बाद इसके BOQs बनते हैं कि भाई इसके अंदर बिल ऑफ क्वांटिटी क्या होगा, इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगी। उसके बाद जो है उसका PC1 PC वो बनता है और वो फिर टेंडरिंग के प्रोसेस में जाता है। उसके अंदर असूल ये है कि अगर कोई भी ठेकेदार, चाहे वो प्री क्वालिफाइड ठेकेदार क्यों ना हो, अगर वो जो डिपार्टमेंट की या कंसल्टेंट की अपनी कॉस्टिंग है उससे कम पे अगर ठेका दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो डंडी मारेगा, वो चीज़ नहीं होगी। देखिए, सड़क बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हक्कानी चौक गांधी चौक हुआ करता था पाकिस्तान चौक के, इसमें जो सड़क बनी हुई थी उसके अंदर आयरन फाइलिंग्स डाली गई थी। ठीक है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। कराची में सड़कें नहीं टूटती थी, निश्तर रोड नहीं टूटती थी, चंद्रीगढ़ रोड जो मैकलाउड रोड होती थी नहीं टूटती थी, बंदर रोड इंजीनियर वॉकर ने 1915 में बनाई थी, वो नहीं टूटती थी। उसकी वजह थी कि बेसिक इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स हैं, उनको वो किया जाए। अच्छा देखिए, बेसिक इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? एक तो आपने लोड कैलकुलेट कर लिया, आपने बेस, सब बेस, कोर, ये आपने सारा, उसके ऊपर एसफॉल्ट क्या होगा वो आपने सारे के सारा डिजाइन कर लिया। मगर दूसरी चीज ये समझने की जरूरत है कि सड़क का या बिचुमन का सबसे जो बड़ा दुश्मन है वो पानी है।
तो इसलिए जब रोड डिजाइन की जाती है तो इस तरह से डिजाइन की जाती है कि इसका जो पानी का फ्लो है वो किधर से होगा। कराची में सोराब गोट सतह समंदर से 114 फीट अबव मीन सी लेवल है। कराची एयरपोर्ट 82 फीट सतह समंदर से ऊपर है। मौरीपुर रोड 5, 7, 10 फीट ऊपर है। ठीक है, तो जनरल फ्लो के जो स्लोप्स हैं उसका हमें अंदाजा हो जाता है कि भाई ये है। अच्छा, अब जब एक तो वो हो गया और दूसरा हमेशा सड़क जो है बीच में से उठाई जाती है और साइडों में स्लोप किया जाता है, क्योंकि साइडों में जो है आमतौर पे स्टॉर्म वाटर ड्रेन या नाली चलती है सड़क के साथ। ये हमेशा से होता था, ऐसा नहीं है कि होता नहीं था। अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि इस वक्त अरबाब इख्तदार में जितने मिनिस्टर हजरात हैं, जितने चीदा नामी गिरामी बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सब करोड़पति भी नहीं थे, लाख रुपए इनके पास नहीं होते थे। आज सब अरबापति हो चुके हैं। ये अरबों रुपए जो है सड़क, ब्रिज, नाली, पाइपलाइन में बनाते हैं। जब वो बनाते हैं और फर्ज कीजिए मैं मिनिस्टर हूं और मेरा समधी ठेकेदार है, तो मेरा तो समधी से सिर्फ ये होगा ना, मेरा शेयर क्या। आज की सिंध, आज का कराची में जो राइजुल वक्त सिक्का है वो ये है। तो जब ये होगा तो मैं और आप बहस करते रहें, एक दूसरे को लॉलीपॉप्स देते रहें, यू नो, कि रोड क्यों टूटती है। रोड इसलिए टूटती है कि जो रोड, एक और वजह है रोड जिसकी वजह से टूटती है, वो है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अगर मैं उसी तरफ आ रहा था फ़हीमुज़्ज़मान साहब, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ बिल्कुल। फॉर इंस्टेंस मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए बिल्कुल अब सादा फहम में, एक सड़क है हबीब बैंक से बनी है बड़ा बोर्ड तक। आप ये बताइएगा कि वो किसी न किसी MNA MPA के फंड से बनी है और उसके बाद वो फंड अप्रूव भी होने हैं। हुकूमत की तरफ से कौन सी ऐसी बॉडी है जो वॉच डॉग का किरदार अदा करती है, जो टेस्ट रन करती है और जो मेक श्योर करती है कि दिस सड़क इज़ रेडी टू यूज़, मटीरियल जो लिखा हुआ है वो डल रहा है, जो लेयर लिखी हुई है वो डल रही है और अब फंड रिलीज कर देने चाहिए? देखिए, पहली बात तो यही गलत है कि MNA और MPA के फंड्स हैं। आपको MPA MNA की जो इलेक्शन होती है वो फंड्स के लिए नहीं होती, लेजिस्लेशन के लिए होती है। आज की तारीख में जो चीजें, जब आप MNA MPAs को फंड मुकर्रर करते हैं तो एक हिस्सेदार MNA MPA भी बन जाता है। जब आप MPA MNA, वो फिर अपनी मर्जी से सब ठेकेदार चुनता है, मैनेज करता है, मैनिपुलेट करता है और वो पैसे, so there is no such thing as MNA MPA फंड, होना नहीं चाहिए, बिल्कुल गैर कानूनी है। डेवलपमेंट फंड, MNA MPA का काम डेवलपमेंट है ही नहीं, ये लोकल गवर्नमेंट का काम है, ये KMC KDA हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के काम है। इसके अंदर MNA MPA के फंड कहां से आ गए भाई? हमने एक वो डाल दिया, एक एक्सेप्टेबल करप्शन का जरिया, जिसको आज आप इतने उससे कह रहे हो कि MNA MPA का फंड। MNA MPA फंड वो क्या कहता है, वो मैं जाके इस स्कीम के लिए पैसे एलोकेट करवाए, मैंने चीफ मिनिस्टर से करवाए, मैंने फेडरल गवर्नमेंट से करवाए। अब क्या है, मैं इस स्कीम के ऊपर, इस प्रोजेक्ट के ऊपर, खजाने के ऊपर पन खाड़ के अब मैं सांप की तरह बैठूंगा, मैं इसको मिल्क करूंगा प्रोजेक्ट को। यही चीजें देखिए, बुनियादी बात है, दफा 144 अंग्रेज आपकी स्टैच्यू बुक्स पे छोड़ के गया है। आपको भैया रीइन्वेंट नहीं करना, आप रीइन्वेंट करते हैं, एकोमोडेशन करते हैं आप, क्योंकि सारी की सारी जो सियासी हुकूमतें हमारी बनती हैं वो कमजोर होती हैं, वो असूलों पे नहीं होती हैं। यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर्स। बिल्कुल ऐसे ही उसकी होता है। वजह से ये करप्शन के जरिए हैं। हाँ, अच्छा फ़हीम साहब, ये एक चीज़ भी बताइएगा, आप ज़ाहिर है अब हमारे अनफॉर्चुनेटली तरीक़ाकार इस वक्त यही है कि MNA और MPA के फंड्स, होना क्या चाहिए, जो आपका बल्दियाती इदारा है, बल्दियाती नुमाइंदे हैं, उनकी असल में ये काम है, जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट है उनका काम है। लेकिन मुझे बताइए, जो ठेकेदार है इसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्या इसकी कोई क्वालिफिकेशन जांची जाती है इसकी, या उसकी मर्जी है कि जिसको चाहे ये ठेका दे दे? कोई बिडिंग होती है, कोई तरीका, कोई प्रोसेस होता है कि किसके पास ये जाना चाहिए कंस्ट्रक्शन का काम? देखिए, एक जैसे मैंने पहले अर्ज किया, स्कीम बनती है, BOQs निकलते हैं, MBs बनती हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर टेंडर्स होते हैं। टेंडर के ऊपर रेट रीजनेबिलिटी होती है कि आप देखते हैं कि भाई इसके बहुत ज्यादा हैं, इसके बहुत कम हैं, आप वहां पे करके आप टेक्निकल और फाइनेंशियल
2 प्रपोजल्स के ऊपर आप टेंडर अलॉट करते हैं। और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्री क्वालिफिकेशन के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स की, वो उनका पास्ट परफॉर्मेंस होती है कि इन्होंने पहले काम किया, उसके अंदर इनको कोई सजा नहीं हुई, इनको ये नहीं हुई। देखिए, जब मैं 94-95 में एडमिनिस्ट्रेटर था, चेयरमैन वाटर बोर्ड था, पाक कॉलोनी के साथ एक पाइपलाइन पड़ी थी। पाइपलाइन पड़ी, उसके ऊपर सड़क बनी। अच्छा, अब उसका एक तरीक़ेकार है, इंजीनियरिंग प्रैक्टिस है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा। हाँ। वो किस्मत की बात है कि जुलाई अगस्त में बारिश हुई, वो पूरी की पूरी ट्रेन जिसमें थी वो बैठ गई। मैंने क्या किया, स्टार्टिंग फ्रॉम सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, एक्ससीएन, जो इवन इंस्पेक्टर था, सबको सस्पेंड करके, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर 19 ग्रेड का अफसर था, उसको सस्पेंड करके उनके खिलाफ इंक्वायरी कराई और इस बात को फिक्स किया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है। मैंने जब ये अभी पिछले दिनों जब यूनिवर्सिटी रोड खोद दी गई है, उससे पहले अगर आपको याद 2017-2018 में यूनिवर्सिटी रोड पूरी की पूरी कोई 1 अरब रुपए की लागत से बनी थी। उसके बाद अगली बारिश में 24 जगह से वो टूट गई। मैंने उनकी तस्वीरें खींच के अरबाब इख्तदार को मुख्तलिफ जगह भेजी कि 1 रुपए के अगेंस्ट मैं इंक्वायरी करने को तैयार हूं और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने को कि किसकी वजह से हुआ है। किसी ने पलट के जवाब नहीं दिया। उसकी वजह यह आपका पूरा सिस्टम करप्शन का शिकार है। वो दे डोंट केयर, अवामुन नास उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते, उसकी वजह से आपका ये शहर का यह हशर है। फहीम साहब, एक सवाल, एक बात बताइएगा, अभी इंजीनियर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो यही बता रहे थे कि अब एक सड़क बन गई, फिर उसके टेस्ट होते हैं, उनमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है कोर ड्रिलिंग टेस्ट। आप ये बताइएगा कि जब हमारे यहाँ सड़क बन जाती है तो क्या उसका कोर ड्रिलिंग टेस्ट होता है और वो करना किसकी जिम्मेदारी होती है? क्या एक्ससीएन आके करता है वो? नहीं, देखिए पहले तो जब कोई सड़क बन रही होती है तो उसके ऊपर डिपार्टमेंट की पूरी एक हायरार्की होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है। एक्ससीएन, उसके नीचे सुपरवाइजर, इंस्पेक्टर, फलाना कि आज ये रोड़ी पड़ रही है, उसकी कंपैक्शन हुई नहीं हुई, कितने इंच पड़ी, क्या ये तो एक तो वो सारा का सारा सिलसिला है। जो कोर के टेस्ट की बात कर रहे हैं वो सारी दुनिया में होता है। एक आप 3 इंच का एसएस का पाइप ले लीजिए, एक सिलेंडर ले लीजिए, उसको रोड में ठोक दीजिए, उसको बाहर निकाल लीजिए, आपको पता लग जाएगा। ये वो लोग करते हैं जो कि रोड के डेवलपमेंट के इंचार्ज नहीं है, वो आउटसाइड से एडमिनिस्ट्रेटर या डिपार्टमेंट चेकिंग के लिए लगाता है कि यार इन्होंने सही बनाई भी या नहीं बनाई है। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि सुपरवाइजर, इंस्पेक्टर, एक्ससीएन, चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, सारे के सारे ठेकेदार, मिनिस्टर, हर आदमी इस डकैती में हिस्सेदार है। तो कौन कोर टेस्ट करेगा भाई, और किस लिए करेगा? अगर वो कोर टेस्ट करेगा, वो कहेगा तुमने मुझे 100 रुपए पर स्क्वायर मीटर सड़क दी थी, मुझे तो सिर्फ 20 रुपए मिले, 80 रुपए तो तुमने खा लिए, पहले तो 80 रुपए का तुम हिसाब दो। तो इसलिए ये तो यहाँ इस किस्म का आज के निजाम में कोई तस्वुर ही नहीं है कोर टेस्ट वगैरह का। अच्छा। अगर कोई, अभी आप देखिए, मैं आज अभी सुबह एयरपोर्ट से शारा भुट्टो से आया हूँ। हाँ। मेरा बकायदा, मैंने जो आदमी वो मुझसे वो ले रहा था टोल, मैंने कहा मैं 50 रुपए दूंगा, 100 रुपए पूरे नहीं दूंगा, क्योंकि पूरी रोड तो आपकी बैठ गई। हाँ। पूरी नई बनी हुई एक्सप्रेसवे जगह जगह से बैठ गई, फट गई। ये कोई इसके ऊपर पूछने वाला है? इसके ऊपर कोई सुओ मोटो होगा? इसके ऊपर कोई चीफ जस्टिस, कोई एंटी करप्शन, कोई इतने इदारे हैं ना, कोई पूछेगा भाई ये तुमने क्या बड़ा आलमी है। आपसे एक और सवाल जानना चाह रही हूँ, बिकॉज आपका बहुत वसी तजर्बा है। ये लास्टली मुझे बता दीजिए डॉक्टर साहब के जो भी सड़क बनती है उसकी एक प्रैक्टिस हुआ करती थी जो हम सुनते हैं, क्या अब भी ये प्रैक्टिस है कि फाइल बनती है और आपने जैसे कि बताया कि सुपरवाइजर, एक्ससीएन, फिर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट और ठेका किसने दिया, फिर इसकी डेप्रिसिएशन कितनी है, कितने अरसे के लिए ये सड़क बनाई गई है और कितने अरसे बाद इसे रिपेयर होना है, इसकी मेंटेनेंस होना है, कोई खराबी होगी तो कौन इसको देखेगा, ये पूरी फाइल बनती है अभी भी? ये मुझसे सवाल है? जी आपसे सवाल है। जी देखिए, पूरा इसकी फाइल नहीं बनती, इनिशिएट होती है कि यहाँ से रोड खराब हो गई है या इतने साल पुरानी हो गई, दिस नीड्स रिहैबिलिटेशन, इसको दोबारा वो पूरी पहली जो फाइल है, जो पहली डॉक्यूमेंट है, वहां से लेकर आखिर में कंप्लीट QED अब हो गई, ये इसका सब कुछ हो गया, चेक हो गया, वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड होता है।
उसकी डिजाइन होती है, उसका BOQs बनते हैं, हर चीज बनती है। हर सड़क के साथ टेक्निकली स्पीकिंग बरसाती पानी के लिए नाली होनी चाहिए, स्लोप्स होने चाहिए, मगर अब ये नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? क्योंकि अरबाब इख्तिदार अवामुन नास की मर्जी से नहीं है, वो यानी किसी कि और की पैसा मर्जी आया, से। लगाया, जेब में गया, खत्म, बिल्कुल कोई पूछने वाला ही नहीं है। यही तो अलमिया है इस मुल्क का। और फिर फहीम हम साहब, रोते हैं कोई हमारी रोटी डेप्रिसिएशन क्यों नहीं टूट गई। पूछता, सड़क बनाई है आपने, कितने अरसे चलेगी, और अगर उससे पहले डैमेज हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? ठेकेदार होगा, एक्सीएन होगा, चीफ इंजीनियर होगा, कौन होगा? ऐसी कोई चीज नहीं है कि ये सड़क 10 साल के लिए बनी है। ये सड़क अगर इसके ऊपर जब तक लोड्स नहीं बढ़ जाते, पहले फर्ज कर लीजिए सुजुकी पिकअप्स चलती थी, अब ट्रेलर्स चलना शुरू हो गए, रोड उस हालत में डैमेज हो सकती है। अदरवाइज दीज रोड्स आर फॉर लाइफ लॉन्ग। ये रोड्स ऐसा नहीं होता कि 5 साल के लिए 10 साल में बन के लिए बनी है। अगर आप इसको प्रॉपरली मेंटेन करें, अगर देखिए जो हम टॉप एसफॉल्ट कोटिंग होती है, हम बेसिकली उसको यूज करते हैं बेस और सब बेस की सीलिंग के लिए कि पानी नीचे जाके रोड का को ना खाए। रोड बनने से पहले जिस जगह पे रोड बन रही होती है उस जमीन की सॉइल टेस्टिंग होती है, वेट बेयरिंग कैपेसिटी निकाली जाती है, उस हिसाब से सारी। सो ऑल टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैव टेक्निकल सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम यह है कि देयर इज नो सॉल्यूशन टू हाईवे रॉबरी एंड करप्शन। सही, आपने बिल्कुल कहा कि पूरा एक इसका प्रोसेस होता है और आप दोनों की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए अब हम यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहेंगे कि कराची में हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों जो हब केनाल है उसकी वो बारिशों की वजह से उसको शदीद नुकसान पहुँचा और 1 माह कबल तकरीबन इस पर 12 अरब रुपए की लागत से इसे तामीर किया गया और जब इसका एक हिस्सा बरसाती हमने देखा पानी की नज़र हो गया। अब तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन इस पर क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं सैलाबी रेले ने हब केनाल मुतासर हुई है, जब केनाल के ऊपर से गुजरने वाली सुई गैस की पाइपलाइन वो भी बैठ गई है, अब उसके धंसने से 20 मीटर का हिस्सा मुतासर हुआ है। तो क्या सूरत हाल रही? अफजल परवेज हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद है, हमें जरा अपडेट करें। अफजल बताइएगा। जी सदफ साइम, हमने जब यहाँ सर्वे किया और सर्वे के दौरान इस वक्त तामीराती काम मेयर कराची के अहकामात के बाद जारी है, जहाँ वाटर कॉरपोरेशन का अमला मसरूफ़ नज़र आता है। तमाम देखा जाए तो ये मेरे पीछे पस मंज़र में मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि ये जो नहर है, ये पुरानी नहर है, इसको डाइवर्जन दिया गया था नई नहर के साथ। अब नई हब केनाल की नहर जो सैलाबी रेला आया था, उसकी सबसे बड़ी मेन वजह जो यहाँ के मज़दूर और लोग बताते हैं कि पहाड़ी पत्थरों की एक भरमार थी बहुत बड़ी। सैलाबी भाव के अंदर जब वो यहाँ आई है तो उसने 20 किलोमीटर पर मुश्तमिल जो नई हब केनाल थी उसको मुतासिर किया। ये वो तमाम तर मलबा है जो नई हब केनाल जो टूटी थी, मुतासिर हुई थी, उसका ये 2 सूत का सरिया है। इस सरिये की अगर देखा जाए तो मज़ीद अगर इसको मजबूत सरिया इस्तेमाल किया जाता है तो शायद हब केनाल बारिश में या सैलाबी रेले में नहा बहती। मेयर कराची के मुताबिक कहा गया है कि हब केनाल, नई हब केनाल जो मुतासिर हुई है उसके मटेरियल के हवाले से मज़ीद तहकीकात की जा रही है और अगर मटेरियल नाकिस हुआ तो यकीनन तौर पर जो ठेकेदार है, जो कंपनी है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये है कि वाटर कॉरपोरेशन का अमला शहर में पानी की सप्लाई की दी हुई मुद्दत में पूरा उतरता है या फिर जो काम करने वाले मज़दूर और ठेकेदार हैं वो नई हब केनाल जो मुतासिर हुई है इसकी तामीरात में किस हद तक कामयाब होती है। जी अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है। यहाँ पे आप नए पुरानी दोनों सिचुएशन देख रहे हैं। पुरानी तो अपनी जगह पर मौजूद है, नई का हाल आपने देख लिया 12 अरब रुपए की लागत से, और उसके बाद बारिश की अगर हम बात करें तो बारिश तो दोनों जगह बरसी है, नई पर भी बरसी है और पुरानी पर बरसी है, और वो 23 सालों से उसने भी सहा है बारिशों को, लेकिन वो कायम है। तो डॉक्टर साहब ये क्या है? देखिए, ये तो फ़हीम ज़मान साहब ने बहुत डिटेल बता दिया। मैं समझता हूँ कि अब हमें इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें लानी चाहिए। यानी जो फ़हीम साहब ने बताया कि हमारा अगर 100 रुपए की चीज़ है तो हम 20 रुपए लगाते हैं, तो मेरा ख़्याल है यूनिवर्सिटीज़ को ये काम करना चाहिए कि हम 20 रुपए में
सड़क किस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लो कॉस्ट चीज़ें भी बन सकती हैं, लेकिन ज़ाहिर है इसके लिए रिसर्च की ज़रूरत है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम अगर प्रोजेक्ट में से 80 रुपए खाना चाह रहे हैं और 20 रुपए लगाना चाह रहे हैं, तो बेहतर है कि प्रोजेक्ट को 180 रुपए का बना दिया जाए, ताकि प्रोजेक्ट के ऊपर तो 100 रुपये पूरे लग सकें ना। तो मेरे ख्याल है कि आज की अगर आप मेरे से एक बात कहें तो इंजीनियरिंग प्रैक्टिस, जैसे फ़हीम साहब ने भी कहा कि इंजीनियरिंग प्रैक्टिस को ज़रूर फॉलो होना चाहिए, क्योंकि ये शहर या ये मुल्क जो है एक टैक्स देता है आपको, तो उसको वो डिज़र्व करता है कि उसको सही सिस्टम मिले। तो जितना इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में आज की तारीख में, बाकी है कि अगर हम 1-2 साल इसके ऊपर रिसर्च करें कि किस तरह से कचरे से भी, हमने इस पे काम किया है कि हमने कचरे से भी सड़कें बना के टेस्ट की हैं, तो उसमें भी वो भी काम हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर है वो अभी साइंस मैच्योर नहीं है। लेकिन जो साइंस इस वक्त मैच्योर है, जैसे हमने 3 लेयर्स की बात की, उनको प्रॉपर कॉम्पैक्ट होना चाहिए, प्रॉपर क्वालिटी होनी चाहिए, उस क्वालिटी के पैसे होते हैं। बिल्कुल, यानी फ्री में तो कोई भी चीज़ दुनिया में वैसे भी नहीं मिलती, आपको सही कह रहे हैं आप। तो वो पैसे पूरे लगाने चाहिए सड़क पे जितने आपने उसके लिए। एंड डॉक्टर साहब, दिस इज़ हाई टाइम कि अब वो जो फाइल्स, जो स्कीम्स, जिस तरह फ़हीम साहब बता रहे थे, उनका पता लगवाना चाहिए, उनको खुलवाना चाहिए, वो कहाँ गए, उनके डिजाइन्स पे, बिल्कुल जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर शब्बर अली हमारे साथ थे, फ़हीमुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और आज हमने भी बहुत कुछ सीखा, हमारे नाज़रीन ने भी सीखा। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, पिछले दिनों हमारे बुज़रा सिंध के वो ये कह रहे थे कि अब जो सड़क ख़राब होगी तो उस जिस ठेकेदार और जिस इंजीनियर ने बनाई है वो इसके ज़िम्मेदार होंगे और वो उसको दोबारा ठीक करेंगे। वो अकाउंटेबिलिटी आई होप के हो, लेकिन हम देखते हैं कि अब होती है कि नहीं होती है। कह तो दिया है, मगर इस पर अमल दरामद होता है कि नहीं होता। चलें जी, हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। यू स्टे राइट विद अस। जिक्र करते हैं पंजाब में जो फ्लड है उसकी सूरत हाल क्या है, क्योंकि ज़ाहिर है अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर एक सूरत हाल ऐसी डेवलप हो रही है जिसमें अमराज, वबाई अमराज और ज़ाहिर है खाने पीने की अशिया, फिर लोगों को एक सेफ मकाम पे महफूज रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त सूरत हाल क्या है, ज़रा ये जान लेते हैं। दरियाए चुनाब में तोगयानी से अलीपुर हम देख रहे हैं मज़ीद डूबता जा रहा है, जबकि दर्जनों देहात ज़ेरे आब हैं। सीरपुर में भी हर तरफ पानी है। चिन्योट, जलालपुर भट्टियाँ, उच्च शरीफ, लियाकतपुर, पिंडी भट्टियाँ और दीगर कई इलाकों में सैलाब मुतासिरीन शदीद मुश्किलात में घिरे हुए हैं। अब ना सिर्फ इनकी मुश्किलात ये हैं बल्कि इनका घर बार, माल मवेशी सब कुछ बह गया है। अब बच्चे जो हैं वो ना कहते हैं ना उनके सरों पे छत रही, फिर ना ही फसलें रही। ये इनकी गुजर बसर थी, यही इनकी मईशत आप समझ लें जिससे इन्होंने अपनी एक ज़िंदगी की आगे बढ़ाया। बता, मुल्तान की तहसील अलीपुर में चनाब की रेले ने क़यामत वहाँ पर तो अलीपुर में तो आप देखें कि 80% आबादी ज़ेरे आब थी। अलीपुर के बहुत बुरे हालात थे। मुल्तान से मिर्ज़ा अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। मिर्ज़ा अहमद, बताइएगा इस वक्त मुल्तान में क्या सूरत हाल है, अलीपुर का ख़ास तौर पर बताइएगा, अलीपुर में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? पानी की सतह में इजाफा हो रहा है या कमी आ रही है, और पानी का जो बहाव है उसमें क्या देख रहे हैं, इजाफा या कमी है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम अलीपुर में हेड पाइनत बिरात पर मौजूद हैं। आपको बताते चलूँ कि यहाँ इस वक्त भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का वॉल्यूम जो है वो बहुत तेज़ है, स्पीड बहुत तेज़ है। हालांकि पानी की सतह में मुसलसल जो है कमी आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ 4,22,000 क्यूसेक का यहाँ से सैलाबी रेला गुजर रहा था, जबकि आज इस वक्त 3,07,830 क्यूसेक का रेला यहाँ से गुजर रहा है। पीछे आप देख सकते हैं कि पानी का फ्लो बहुत तेज़ है। और आपको बताता चलूँ कि अलीपुर तहसील की जो दही आबादी है वो 76.61% है, जिसमें से 65% से ज़ायद दही आबादी मुतासिर है। इसी तरह 12% तक जो है वो शहरी इलाके मुतासिर हैं। एक बड़ी तादाद लोगों की जो है जो मुतासिर है महफूज मकामात पर, मेन शाहराहों पर जो फ्लड बंद के पुश्ते हैं उनके ऊपर पनाह लिए हुए हैं। लेकिन आपको बताता चलूँ कि सैलाब ज़दगान तो पहले ही मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन इस सैलाबी सूरत हाल के बाइस हज़ारों एकड़ जो खड़ी फसलात हैं, सब्जियाँ हैं, उनके तबाह होने से सब्जियों की कीमत में जो है वो होशरुबा इजाफा है। सैलाब ज़दगान की और शहरियों की मुश्किलात जो हैं वो बढ़ रही हैं। इसके अलावा दही इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है, हर तरफ पानी है, रास्ते ख़त्म हो चुके हैं। दूध की तरसील मुतासिर होने से दूध और दही के नर्ख भी वो भी आसमानों पर पहुँच चुके हैं। जबकि जो सैलाब मुतासरीन महफूज मकामात पर पनाह लिए हुए हैं उनको खाने का और अद्वियात का मसला है। जल्दी अमराज जो हैं, खारिश, बुखार,
फोड़े, फुंसियाँ ये ख़वातीन, बच्चों और मर्दों में जो है वो फैल रहे हैं और बड़ी तेज़ी से फैल रहे हैं। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि जो सैलाब ज़दा इलाके हैं, पानी से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, थोड़ी थोड़ी आबादियाँ हैं, वहाँ लोग अब भी महसूर हैं और अब किसी इमदाद के मुंतज़िर हैं। वहाँ जो अशिया खुर्दो नोश हैं उनकी कीमतें जो हैं वो 200 से 300% तक ज़्यादा हैं। मुनाफाखोर जो हैं वो इस वक्त इस मुश्किल की घड़ी में भी मुनाफाखोरी से बाज नहीं आ रहा है। इस वक्त जो है आज वज़ीर आला पंजाब का यहाँ पर दौरा मुतवक्का है, जिसके पेश नज़र जो है मशीनरी की बहुत ज़्यादा हलचल इस वक्त अलीपुर तहसील में नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा अहमद अली। और वो बताते कि वज़ीर आला पंजाब का भी आज दौरा मुतवक्के है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट, हम फलों और सब्जियों की तो बात कर रहे हैं, दूध और दही उसकी तरसील भी मुतासिर, उसकी तरसीली बहुत मुतासिर। चलिए यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और मार्का हक के बाद हम देख रहे हैं पाकिस्तान के हाथों भारतीय जो राफेल तैयारे थे उनकी तबाही के बाद अब भारत जो है, हम समझ रहे थे जी कुछ उनके अंदर समझबूझ सोच आ जाएगी, लेकिन उनका जंगी जुनून जो है वो अभी भी बरकरार है और नए तैयारे अब भारत की एक तरह से मजबूरी बन गए हैं। भारतीय एयरफोर्स ने मजीद 114 राफेल तैयारे खरीदने का मुतालबा कर दिया है और मीडिया उनका रिपोर्ट कर रहा है कि इस मुआहदे की मालियत 2 लाख करोड़ से जायद होने का तखमीना है, जिसमें 60% से ज़्यादा मकामी मवाद यानी मटीरियल शामिल किया जा सकता है। और भारतीय फ़ज़ाइया मल्टी रूल ऑपरेशन सलाहियत वाले तैयारे चाहती है और वजारत दिफा टेंडर के बजाय बराह रास्त राफेल का इंतखाब करेंगे और इसे मेड इन इंडिया स्कीम के तहत भारत में बनाया जाएगा। अच्छा, तो ये भारत को कौन बताएगा कि जंगें जो हैं वो तैयारों से नहीं लड़ी जाती, वो हौसले से, अज़्म से और बहादुरी से लड़ी जाती हैं और स्किल्ड पायलट से लड़ी जाती हैं। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। ये हम देख रहे हैं कि मेड इन इंडिया स्कीम के तहत अब भारत में ये तैयारे बनाए जाएंगे और तकरीबन 60% से ज़्यादा मकामी मवाद भी में शामिल किया जाएगा। इस इकदाम के क्या असरात देख रहे हैं? भारत का जंगी जुनून रुकने का नाम नहीं ले रहा। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का मुझे इनवाइट करने का। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि जंगें आजकल सिर्फ वेपन से नहीं लड़ी जाती और उसके पीछे हौसला भी चाहिए होता है, जैसे अभी मई के महीने में देखा था। दुनिया में बहुत सारी दुनिया ऑपरेट कर रही है राफेल जहाज, तकरीबन 350 के करीब, 250 के करीब जो है वो फ्रांस खुद उड़ा रहा है, बाकी दुनिया उड़ा रही है। लेकिन आपने देखा कि जो परफॉर्मेंस वाइज बहुत ज़बरदस्त जहाज़ है। मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि एज अ फाइटर पायलट मैं इसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज उसके अंदर कोई 9.5 टन जो है वो वेट उठा लेता है, वेपन्स कैरी कर सकता है। तकरीबन इसके बाद 14 पॉइंट्स हैं एक्सटर्नली बाहर जहाँ पे ये इसके बॉम्ब्स मिसाइल्स कैरी करता है। लेकिन ये सारा कुछ देखने के बाद हमने हिंदुस्तान का रिकॉर्ड भी देखना होगा। मैं थोड़ी सी और डिटेल शेयर करता चलूँ। जो ये प्रपोजल सामने आई है, ये आपने 2 लाख करोड़ का कहा, बिल्कुल ठीक कहा। देखिए हिंदुस्तान इस दफा G2G जा रहा है इस डील करने के लिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, बिकॉज वो समझते हैं एक तो टेंडर वाला मसला ये है और एक उन्होंने एक फेवर भी रेसिप्रोकेट करनी है। अगर आप नोट करें कि राफेल कंपनी ने आज तक नहीं बताया फॉर्मली कि हमारे कितने जहाज तबाह हुए हैं, तो एक तो वो ड्यू है। एक इंडियन नेवी के साथ उनकी डील हुई है, वो भी स्टेक पे थी, अब उनको एक और इंसेंटिव दिया जा रहा है। जो पॉइंट हमारे नोट करने की बात है, ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को। हाल इस कंपनी है जो हिंदुस्तान की सेमी गवर्नमेंट है जो जहाज बनाती है, और उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। 60% उसके अंदर एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर होगा, मेनली हार्ड पॉइंट्स हैं, वेपन इंटीग्रेशन है। और इस दफ़ा फिर जो नेगोशिएशन की जा रही है, जो मुझे अभी तक पता लगा है, वो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट इस दफ़ा कह रही है कि हमें आपने सोर्स कोड देने हैं। सोर्स कोड वो होता है बुनियादी तौर पर कि हिंदुस्तान की हुकूमत या उनकी कंपनी जो है हाल जो है वो खुद इंटीग्रेट कर सकेगी वेपन्स को, या मॉडर्नाइज कर सकेगी या मॉडिफाई कर सकेगी। इस तरह की जो प्रिविलेजेस है राफेल ने आज तक किसी को नहीं दिया है। इवन आप नोट करें कि तकरीबन 54 के करीब जहाज जो इस वक्त कतर और इजिप्ट और बाकी मुल्क भी ऑपरेट कर रहे हैं। इवन कतर में जब ये हमला हुआ है तो यही जहाज 36 जितने हिंदुस्तान के पास हैं, कतर के पास भी यही जहाज थे। बट हिंदुस्तान का एक रिकॉर्ड जरूर देखना चाहिए हमें, आपके व्यूअर्स के लिए। यही हाल जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी है, उसने 1961 में 1961 में MiG-21 बनाने का भी कॉन्ट्रैक्ट लिया था रशिया से, उस वक्त सोवियत यूनियन था। उसके आज तक तकरीबन 860 जहाज आज तक उसने इंडक्ट किए MiG-21 बनाए, क्योंकि खुद है आप सुनकर हैरान होंगे कि पिछले तकरीबन 60-65 सालों में 400 क्रैश हुए हैं उस जहाज के 860 में से। 400 का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जहाज चले गए, 200 पायलट भी साथ चले गए, और सिर्फ पायलट साथ नहीं गए, 60 सिविलियंस को भी साथ ले गए। यानी कि इसलिए इस जहाज को आपने नोट किया होगा कि फ्लाइंग कॉफिन कहते थे।
तो उनका रिकॉर्ड जो है इस मैन्युफैक्चरिंग या मेंटेनेंस का कोई मैं काबिल फख्र भी नहीं कहता फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और टाइमलाइन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अभी ये जो राफेल कहा जा रहा है कि ये मिलेंगे, मेरा ख्याल है कि अगर अर्लीस्ट भी गिने जाए, पहली खेप भी आ जाएगी तो 2030 से पहले नहीं आनी। ये मोस्ट अर्जेंट मैं बात कर रहा हूँ अगर। और दूसरी एक और बात है, दुनिया में इस वक्त तकरीबन 240 के करीब जहाज उड़ रहे हैं राफेल, जिसका मतलब है कि इसके जो आज तक 24 सालों में आधे जहाजों के बराबर हिंदुस्तान ने मांग लिए हैं, जिसका मतलब यह है कि राफेल कंपनी को नया एक प्लांट शायद लगाना पड़ेगा, शायद नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा अगर अर्जेंट बेसिस करना है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत ऑर्डर हैं। मुख्तलिफ दुनिया के 8 मुल्क ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ मुल्कों के ऑर्डर्स भी हैं। तो मैं कहना ये चाहूंगा कि जिस तरह इंप्रेशन दिया जा रहा है कि हिंदुस्तान ने आज नियत की और अगले साल या 6 महीने में जहाज आना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। और खास तौर पर अगर वो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर चाह रहे हैं 60% जिसको वो कह रहे हैं, वो और ज्यादा डिले होगी। और मुझे लगता है कि ये तकरीबन 10 से 15 साल स्प्रेड होगा अगर ये मटेरियलाइज होता भी है तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमोडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती हमारे साथ हैं। ज़ाहिर टेक्निकल इश्यूज हैं जो हम समझना चाह रहे थे, और भाई टेक्नोलॉजी तो पहले भी उनके पास थी, बुनियाद मरसूस के वक्त भी वो बड़ा दावा कर रहे थे। हुआ क्या, जब आपके पास जज्बा ना हो, कॉम्पिटेंस ना हो, तो फिर वही होता है जो 6 राफेल गिरने से हुआ। बिल्कुल जी। तो यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। मुलाकात होगी आपसे कल 9:03 पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।